अध्याय 241। 30,000 साल पहले 5 महान संप्रदायों के नेताओं की जान की कीमत पर मुहर बनाई गई थी। इसकी शक्ति दुर्जय थी, यहाँ तक कि लिन फेग्युआन जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी इसे आसानी से नहीं तोड़ सकता। हाँ, वास्तव में लिन फेग्युआन सील को तोड़ने और दानव दमन पर्वत से भागने में कामयाब रहा, लेकिन ये उसकी आत्मा को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर हुआ। इसके अलावा 30,000 साल की कैद ने उसके शरीर और आत्मा को अत्यधिक हद तक कमजोर कर दिया था। अब वो लापरवाही से युद्ध में शामिल हो रही थी। 5 पवित्र भूमि नेताओं के हमलों को सहन करना। लिन फेग्युआन की आंतरिक ऊर्जा बढ़ गई और उसकी आत्मा अत्यंत पीड़ा में थी। वो लड़ाई जारी रखने की स्थिति में नहीं थी। नहीं, वो अब यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती। लिन फेग्युआन ने पहले ही पीछे हटने का फैसला कर लिया था। उसी समय झूहू किफान भी दानव दमन पर्वत से उभरा। 5 पवित्र भूमियों के नेताओं को गंभीर रूप से घायल देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। लेकिन इसके बावजूद झूहू किफान लापरवाही से आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय उन्होंने ताओ शानरेन की सलाह का पालन करते हुए कुछ समय तक निरीक्षण करने का निर्णय लिया। आराम से बैठे और बाघों को लड़ते हुए देखें। बूम! सील टूटने से दानव दमन पर्वत एक खाली खोल बन गया था। हाल की लड़ाई के सदमे के साथ साथ इसकी सतह पर अनगिनत दरारें दिखाई दी। ये किसी भी क्षण ढह सकता है। इस स्थिति में ये यू ने अविश्वसनीय गति से चलते हुए बेहोश यू रामू को उठाया और तेजी से बाहर उड़ गया। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ जैसे ही वह दानव दमन पर्वत से बाहर निकला, उसने खुद को लिन फेग्युआन के साथ आमने सामने पाया, जो भागने की तैयारी कर रहा था। ये यू की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया दे पाता, लिन फेग्युआन ने उसकी आस्तीन पकड़ ली और पूर्व की ओर बढ़ गया। ये यू पूरी तरह से हतप्रभ रह गया। पीछे मुड़कर देखने पर उन्होंने 5 पवित्र भूमि नेताओं को दर्द की अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हुए देखा। उनकी आकृतियां झुकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि वे पहले ही लिन फेग्युआन से लड़ चुके हैं और हार गए हैं। इससे वह अनुमान लगा सकता था कि लिन फेग्युआन उसकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत था। ये यू ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने यू रामू को लुओजी की दिशा में उछाल दिया। उसने अपना मन बना लिया था, भले ही उसने लिन फेग्युआन से लड़ाई की हो, यू रामू को ले जाना केवल एक बोझ होगा। उसे लुओजी के साथ छोड़ना अधिक सुरक्षित होगा। लिन फेग्युआन ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। वास्तव में उसने उसे एक संदेश भी भेजा, ये परिवार के वंशज, चिंता मत करो, बस मुझे थोड़ा और समय दो और मैं अपना वादा पूरा करूंगी। ये सुनकर ये यू का भ्रम और गहरा गया। ये दूसरी बार था जब लिन फेग्युआन ने ये परिवार का उल्लेख किया था। ये परिवार द्वारा वह वास्तव में किसकी बात कर रही थी, और कौन सा वादा इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि लिन फेग्युआन ने इसे 30,000 वर्षों तक याद रखा। दूसरी ओर लुओजी ने युन रामू को तेजी से आते देखकर अपना दर्द दबाया और अपना हाथ हवा में बढ़ा दिया। एक अदृश्य सौम्य शक्ति ने तुरंत यू रामू को पकड़ लिया और उसे सुरक्षित रूप से अपनी ओर ले आई। ये पुष्टि करने के बाद कि यू रामू केवल बेहोश था और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था, उसने अंततः आराम किया। फिर उसने उस दिशा में देखा जहां लिन फेग्युआन ये यू को ले जा रहा था। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। लुओजी उठना और हस्तक्षेप करना चाहता था, लेकिन अभी उसे जो प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी वो बहुत तीव्र थी। वह लड़ने की स्थिति में नहीं था। वो बस इतना कर सका कि लिन फेग्युआन और ये यू की आकृतियां क्षितिज पर गायब हो गईं। नहीं, उसे जितनी जल्दी हो सके होंग लुआन को सूचित करना था। उसे बचाना होगा, अन्यथा ये यू गंभीर खतरे में होगा। हालांकि इससे पहले कि लुओजी अपना संचार पत्थर पुनः प्राप्त कर पाता, उसके चारों ओर एक अचानक परिवर्तन हुआ। काली बाधा की एक परत ने 5 पवित्र भूमि नेताओं और यू रामू को ढंक दिया। इस तरह के दृश्य ने लुओजी, तांग शाओजिन और अन्य लोगों के चेहरे नाटकीय रूप से बदल दिए। क्या हो रहा था? के बहुत समय हो गया पवित्र भूमि के सम्मानित नेताओं। इस ताओ ने आप सभी को बहुत याद किया है। जोक्सिन मंदिर के नेता ताओ शानरेन अन्य राक्षसी संप्रदाय के नेताओं के साथ जानलेवा इरादे दिखाते हुए तुरंत प्रकट हुए। इस समय ताओ शानरेन हद से ज्यादा रोमांचित थे। घटनाएं लगभग वैसे ही घटित हुई जैसी उसने आशा की थी। जबकि लिन फेग्युआन लुओजे, तांग शाओजिन और अन्य को मारने में कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन उसने उन सभी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उनके लिए ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। पिछली सहस्राब्दियों से धर्म का मार्ग फल फूल रहा था, जिससे राक्षसी खेती करने वालों को हाशिए पर धकेल दिया गया था। लेकिन अब वो सब बदलने वाला था। यदि ताओ शानरेन लुओजी और अन्य पवित्र भूमि नेताओं को खत्म करने के इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं, तो राक्षसी संप्रदाय अंततः अपनी शक्ति हासिल कर लेंगे। कोई भी धर्मी कृषक उनके विरुद्ध टिक नहीं पाएगा। ताओ शानरेन राक्षसी पथ के निर्विवाद नेता के रूप में अपनी जगह पक्की कर लेंगे। नहीं, वो संपूर्ण मध्य महाद्वीप का शासक होगा। इस विचार मात्र से ही वो रोमांचित हो उठा। लुओजी, ज़ियाओयाओ पैलेस के नेता निंगरुयू, वीपिंग स्पिरिट वैली के नेता गाओजानजे और अन्य लोगों के साथ उनके सामने लगभग 100 शक्तिशाली राक्षसी कृषकों को घूरते रहे। उनके हृदय चिंता से धड़कने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इतने सारे राक्षस संप्रदाय के नेता यहाँ क्यों एकत्र हुए हैं, या वे ठीक इसी महत्वपूर्ण क्षण में क्यों आए थे। अब पवित्र भूमि के सभी 5 नेता अपनी तकनीकों के जवाब से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन राक्षसी राक्षसों के लिए उनका कोई मुकाबला नहीं था। वे संभवतः क्या कर सकते थे? तियानशु पर्वत के नेता तांग शाओजिन ने अचानक पास में खड़े अपने शिष्य झूहू किफान को देखा। उन्होंने तुरंत संदेश भेजा, जल्दी से अवरोध तोड़ो और हमें यहाँ से बाहर निकालो। तांग शाओजिन की चिंतित नजर देखकर झूहू किफान मुस्कुराया और ताओ शानरेन के पास पहुंचा। वो एक घुटने पर झुक गया और आदरपूर्वक कहा, मास्टर, आपके शिष्य ने मिशन पूरा कर लिया है और सीनियर लिन फेग्युआन को भागने में सफलतापूर्वक मदद की है। ये देखकर तांग शाओजिन को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसे बड़ी मुश्किल से इस पर यकीन हुआ।
जिस संत पुत्र को उसने सदियों तक बड़ी मेहनत से पाला था, वह ताओ शानरिन का शिष्य एक राक्षसी जासूस निकला। ये बहुत बड़ा विश्वासघात था। जियाओयाओ पैलेस के नेता निंग रुयू ने सहज रूप से मान लिया कि आज जो कुछ भी हुआ उसके पीछे झूहू किफान था। गुस्से में वह चिल्लाई, तांग शाओजिन, तुम अंधे मूर्ख हो। तुम अपने ठीक बगल में एक जासूस को भी नहीं पहचान सके। आपने हम सभी को बर्बाद कर दिया है। हालांकि फेयून पवेलियन के नेता चेंग यालू और वीपिंग स्पिरिट वैली के नेता गाओ जानजे चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में आक्रोश चमक रहा था। ये सोचना कि राक्षसों को खत्म करने की उनकी योजना विफल हो गई है और अब वे सभी एक जाल में फंस गए हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये परम अपमान था। ताओ शानरिन ने उपहास किया, बस बहुत हो गया। इस सब दोषारोपण की कोई आवश्यकता नहीं है। मरने के बाद आप बेचैन आत्माओं की तरह अपनी शिकायतें व्यक्त कर सकते हैं। ये सुनकर 5 पवित्र भूमि नेता पूरी तरह से पराजित दिखे। जैसे ही ताओ शानरिन और उनके समूह ने हमला करने की तैयारी की, बैरियर टूट गया, जिससे एक विशाल उद्घाटन हुआ। शाही पोशाक पहने ली रोवांग सबसे पहले वहां से निकले। उसके बाद गुयुआन संप्रदाय के नेता यू सिमू और बू परिवार के मुखिया बू लिंगफी आए। 3 महिलाएं, सभी अद्भुत सौंदर्य वाली, दोनों गुटों के बीच खूबसूरती से उतरी। उन्होंने आसपास का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ये यू की तलाश हो रही हो। उनकी अचानक उपस्थिति ने वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। दोनों पक्षों ने मान लिया कि ये महिलाएं दूसरे के लिए सुदृढ़ीकरण थीं। केवल लुओजी ही वास्तव में प्रसन्न लग रहा था। लुओजी, हालांकि यून सिमू और बू लिंगफे से अपरिचित थे, लेकिन निश्चित रूप से ली रोवांग को पहचानते थे। जहां तक इस महारानी की बात है, लुओजी कभी भी उससे बहुत अधिक प्रेम नहीं करती थी। आखिरकार वो उनकी गोदली हुई बेटी यू रामू की नंबर 1 प्रतिद्वंद्वी थी। लेकिन इस समय लुओजी को खुशी की लहर महसूस हुई। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि ली रोवांग शैतानी रास्ते का हिस्सा हो। शायद ये यू की खातिर वो उनकी मदद भी कर सकती है। एक अगरबत्ती के समय पहले ली रोवांग, यू सिमू और बू लिंगफे ये यू के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए गुयुआन संप्रदाय से क्विंगयुन संप्रदाय की ओर दौड़े थे। क्विंगयुन संप्रदाय के शिष्यों ने उन्हें सूचित किया कि ये यू उनके संप्रदाय के नेता लुओजे के साथ बुराई को दबाने के लिए दानव दमन पर्वत पर गए थे। तो तीनों औरतें सीधे यहीं आ गई थीं। उन्होंने जमीन को धर्मी कृषकों की लाशों से अटा हुआ पाया और यह काली बाधा, यह मानते हुए कि ये यू बैरियर के भीतर था, ली रोवांग ने इसे तोड़ दिया, जिससे वर्तमान दृश्य सामने आया। यून सिमू और बू लिंगफे ने अपने आसपास छान मारा, लेकिन ये यू को नहीं देखा। उन्होंने एक स्वर में पूछा, हमारे पति कहाँ हैं? उन शब्दों पर उपस्थित सभी लोग पूरी तरह से भ्रमित हो गए। ठीक है, तो ये धार्मिक और राक्षसी ताकतों के बीच एक संघर्ष था और ये दोनों यहाँ अपने पति की तलाश कर रही थीं। मानो वे दरवाजे की घंटी बजाने वाली गायें हों, अगले स्तर की बेशर्म। इसके अलावा यदि वे अपने पति की तलाश कर रही थीं, तो क्या वे कम से कम उसका नाम नहीं बता सकती थीं? कौन जान सकता था कि उनका पति कौन था? एक उग्र स्वभाव वाला राक्षसी संप्रदाय का नेता आगे आया और चिल्लाया, तुम सभी चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी शुद्ध कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, यून सिमू ने अपना हाथ उठा दिया। एक अर्धचंद्राकार ब्लेड हवा में कट गई, जिससे राक्षसी संप्रदाय के नेता की मौके पर ही मौत हो गई। इस दृश्य ने तुरंत सभी राक्षसी कृषकों को सतर्क कर दिया। वह राक्षसी नेता एकीकरण क्षेत्र के शिखर पर था, फिर भी वह एक ही क्षण में मारा गया। उनसे पहले की महिला निस्संदेह क्लेश पारगमन क्षेत्र की कृषक थी। उन्होंने उसे पहले कभी कैसे नहीं देखा था। एक झुका हुआ राक्षसी कृषक बुदबुदाया, सावधान, यह महिला गुयुआन संप्रदाय की नेता है। ताओ शानरिन ने भौहें उठाईं। उन्होंने गुयुआन संप्रदाय के बारे में सुना था, एक संप्रदाय जो पिछले 1000 वर्षों में मध्य महाद्वीप के धार्मिक मार्ग पर तेजी से बढ़ रहा है। उनकी शक्ति तेजी से बढ़ी थी, अब उन्हें पवित्र भूमि के ठीक नीचे एक शीर्ष स्तरीय संप्रदाय माना जाता है। लेकिन फिर भी ताओ शानरिन अधिक चिंतित नहीं थे। उनके यहाँ लगभग 100 राक्षसी साधक थे। एक क्लेश पार करने वाला कल्टीवेटर आज के परिणाम को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं था। जैसे ही ताओ शानरिन बोलने ही वाले थे, ली रोवांग आगे बढ़े। मैं एक बार और पूछूंगी, हमारे पति ये यू कहाँ है? जो कोई अपना ठिकाना छिपाने का साहस करेगा वह मर जाएगा। ली रोवांग के लिए उसे इसकी परवाह नहीं थी कि ये लोग कौन थे। अभी केवल ये यू को ढूंढना ही मायने रखता था। जिस किसी ने भी ये यू की खोज में बाधा डाली, वह मृत्यु का पात्र था। क्लेश पार करने वाले कृषक की भयानक आभा भीड़ पर छा गई। ली रोवांग के शाही वस्त्रों में हलचल मच गई, जिससे एक नश्वर सम्राट की प्रभावशाली उपस्थिति झलक रही थी। यू सिमू और बू लिंगफे दोनों तरफ खड़े थे। उनका आध्यात्मिक दबाव पूरी तरह से खुल गया। उपस्थित किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि तीनों महिलाएं क्लेश पार की खेती करने वाली होंगी। यह एक ऐसी ताकत थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जब पवित्र भूमि के नेताओं ने सुना कि ली रोवांग का पति ये यू था, तो उन्होंने तुरंत लुओजी को आश्चर्य से देखा। बूढ़े आदमी, आपके किंगयुन संप्रदाय के संतपुत्र ने वास्तव में अपने लिए एक नाम बनाया है। 3 क्लेश पार करने वाले साझेदारों के साथ वह महानता के लिए किस्मत में है। वे बचाए गए, आखिरकार वे बचाए गए। केवल 2 सांसों में लुओजी की अभिव्यक्ति 5 भावनाओं से गुजरी, खुशी, सदमा, विस्मय, भ्रम और दुख। उसने अफवाहें सुनी थी कि ये यू के कई साझेदार थे, लेकिन उसने कभी नहीं सुना था कि वे सभी क्लेश से पार पाने वाले कृषक थे। क्या क्लेश पार करने वाले कृषकों को इन दिनों मुफ्त में बांटा जा रहा है? ये यू को पृथ्वी पर इतने सारे कहाँ मिले? लुओजी ने बेतहाशा अपना सिर खुजाया। अगले ही पल एक शक्तिशाली राक्षसी आभा उतर आई। काले कपड़े पहने एक महिला हवा में मंडराती हुई दिखाई दी। उसके पीछे 1000 फुट के सांप का प्रेत मंडरा रहा था, मानो दुनिया की नीच चींटियों को देख रहा हो। उपस्थित सभी लोगों को अत्यधिक भय का अनुभव हुआ।
ये कैसा दिन था, यहाँ तक कि एक महान राक्षस भी अराजकता में शामिल होने आया था। वास्तव में यह कोई और नहीं बल्कि महान दानव राजा गनजी जुई था, जिसने दक्षिणी बर्बर महाद्वीप से यात्रा की थी। वह अभी क्विंगयुन संप्रदाय से लौटी थी। ली रोवांग, युन सिमू और बू लिंगफे को त्रिकोणीय संरचना में खड़े देखकर उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। किसी कारण से उन्हें देखकर गैनजी जुई को खतरे का एहसास हुआ और इससे वह चिढ़ गई। खुद को उनसे थोड़ा दूर रखते हुए वह बेरुखी से बोली, ये यू कहाँ है? इस पर धर्मी और राक्षसी कृषक पूरी तरह से भ्रमित हो गए। विशेषकर राक्षस संप्रदाय के नेता जो इस स्थान पर आए थे, वे पूरी तरह से हैरान थे। ये यू कौन था? दिव्य सौंदर्य की इतनी सारी महिलाएं उसकी तलाश क्यों कर रही थीं? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अपने पिछले जन्म में दुनिया को बचाया हो? ली रोवांग, यू सिमू और बू लिंगफे ने एक सुर में कहा, आप हमारे पति की तलाश क्यों कर रहे हैं? गांजी जुई ने पलकें झपकाईं। आपके पति? फिर वह क्या थी? उसके मन की गहराई में गनडोवो खड़े हुए और चिल्लाए, ये महिलाएं कौन हैं? उन्होंने हमारे पति को लेने की कोशिश करने की हिम्मत कैसे की? बड़ी बहन, हम जियो यू को बाहरी लोगों द्वारा नहीं ले जाने दे सकते। गांजी जुई ने सहमति में सिर हिलाया। वह गनडोवो के साथ उसे साझा करने के मामले में मुश्किल से ही आई थी। अब 3 और प्रतिद्वंद्वी सामने आ गए थे। वह ये कैसे सहन कर सकती थी? बकवास, ये यू मेरा साथी है, उसने घोषणा की। उसके शब्दों ने पूरी भीड़ को स्तब्ध कर दिया। ठीक है, प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर चालू थी। ये 3 तरफा विवाद से अब चतुर्दिक संघर्ष में बदल गया था। देवियों, क्या आप थोड़ा संयम बनाए रख सकती हैं? आप सभी क्लेश से उबरने वाले साधक हैं, फिर भी आप सभी एक ही व्यक्ति पर केंद्रित हैं। ईर्ष्या असहनीय थी। गनजी जुई के आगमन ने पवित्र भूमि के नेताओं में आशा की एक नई लहर पैदा कर दी। हाँ, ये बहुत अच्छा था। 4 क्लेशों से पार पाने वाले कृषकों के उनकी सहायता के लिए आने से वे निस्संदेह सुरक्षित थे। नरक से वापस स्वर्ग में खींचे जाने की अनुभूति पूरी तरह से उत्साहपूर्ण थी। वीपिंग स्पिरिट वैली के नेता गाओ जानजे अपने उत्साह को रोक नहीं सके और लुओजी की प्रशंसा की। संप्रदाय नेता लुओ, आपने वास्तव में एक असाधारण संत पुत्र का पालन पोषण किया है। मुझे ईर्ष्या हो रही है, बहुत ईर्ष्या हो रही है। तियानशु पर्वत के नेता तांग शाओजिन ने तुरंत कहा, जिस क्षण में ये यू से मिला, मुझे पता था कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, महानता के लिए किस्मत में था। फेयुन मंडप के नेता चेंग यालू ने हंसते हुए कहा, क्विंगयुन समृद्ध होगा, ये यू के माध्यम से समृद्ध। जियाओयाओ पैलेस के नेता निंगरुयू ने सहमति में सिर हिलाया, वास्तव में सराहनीय। उनकी निर्लज प्रशंसा सुनकर लुओजी ने क्रोधित होकर अपने होंठ भींच लिए। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसने युन राओमू पर नजर डाली, जो अभी भी बेहोश थी। बेटी, इसे जाने दो, तुम प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। क्लेश पार करने वाले कृषकों के अलावा कुछ भी नहीं है। ली रोवांग ने गनजी जुई को घूर कर देखा। उसका दिल गुस्से से उबल रहा था। अभी कुछ ही दिन हुए थे और ये यू ने पहले ही एक महान दानव को साथी के रूप में जोड़ लिया था। वह सचमुच अतृप्त था। उसने पूरे दकियान राजवंश को किनारे कर दिया था, फिर भी वह सांप के साथ खेलना बंद कर रहा था। क्या उसके दिल में उसके लिए कोई जगह थी? जितना अधिक ली रोवांग ने इसके बारे में सोचा, वह उतनी ही क्रोधित होती गई। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और भी बढ़ गई। भाग्य का एक सुनहरा अजगर धीरे धीरे उसके पीछे इकट्ठा होकर ऊपर चक्कर लगा रहा था। इसने गैनजी जुई के पीछे विशाल सांप की ओर एक शक्तिशाली दहाड़ छोड़ी। अजगर और नागिन में हुई भिड़ंत। एक पल में अजगर और सांप की छाया ने आकाश को ढांक लिया। प्रत्येक ने भयंकर तीव्रता के साथ एक दूसरे का विरोध किया। जैसे ही ऐसा लगा कि ली रोवांग और गांजी जुई भिड़ने वाले हैं, बू लिंगफे तेजी से आगे बढ़ी और बोली, बहनों, रुको। हमारी प्राथमिकता हमारे पति ये यू को ढूंढना है, यहाँ बहस करना नहीं। स्वप्नलोक की उस घटना के बाद से बू लिंगफे ने एक नया दृष्टिकोण प्राप्त कर लिया था। वह स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि ये यू जैसे असाधारण व्यक्ति का सिर्फ एक साथी नहीं हो सकता। इसलिए चाहे ये यू का साथी कोई भी बने, बू लिंगफे जी जान से लड़ने के बजाय उन्हें खुशी से स्वीकार कर लेगी। ईर्ष्या से ग्रस्त महिला छोटे रास्ते पर चली जाती है। व्यापक सोच अब बू लिंगफे का परिभाषित गुण बन गया था। ये सिर्फ वो नहीं थी, यू सिमू को भी ऐसा ही लगा। उस स्वप्न लोक की घटनाओं ने उन दोनों को तनाव में डाल दिया था और अब लड़ने के लिए अनिच्छुक थे। बू लिंगफे की बातें सुनकर ली रोवांग और गनजी जुई भी पीछे हट गए। उनके संबंधित ड्रैगन और सांप की परछाइयां खत्म हो गईं। दरअसल ये यू का सच्चा साथी कौन था, इस पर बहस करने का कोई मतलब नहीं था। उसे ढूंढना ही असली काम था। ली रोवांग ने अपनी आस्तीन लहराते हुए फुसफुसाया, तुरंत एक निर्दोष राक्षसी कृषक को आधा काट दिया। उसकी लाश आसमान से नीचे गिरी। शक्ति के इस अप्रत्याशित प्रदर्शन ने उसके आसपास के राक्षसी कृषकों को डर से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वे भयभीत थे कि कोई भी गलत कदम ली रोवांग के क्रोध को भड़का सकता है और उन्हें अगले दिन का सूरज देखने से रोक सकता है। ऐसा नहीं था कि राक्षसी खेती करने वाले अत्यधिक डरपोक थे। बिना आरोहण के एक युग में क्लेश पारगमन क्षेत्र पहले से ही शक्ति का शिखर था। उपस्थित लगभग 100 राक्षसी साधकों में से केवल मुट्ठी भरी क्लेश पारगमन क्षेत्र तक पहुंचे थे, जिनमें से अधिकांश एकीकरण क्षेत्र के चरम पर थे। 4 क्लेश पार करने वाली महिला कृषकों का सामना करते हुए शांत रहना लगभग असंभव था। विशेष रूप से शाही पोशाक में यह महिला जाहिर तौर पर नश्वर दुनिया में एक सम्राट है। उसके हाथ के मात्र एक झटके से उसका भाग्य ड्रैगन प्रकट हो गया, जिससे प्रतिरोध निरर्थक लगने लगा। मेरा धैर्य सीमित है। अगर तुमने ये यू का ठिकाना नहीं बताया तो मैं हर सांस के साथ एक व्यक्ति को मार डालूंगा। ली रोवांग की आवाज ठंडी और प्रभावशाली थी, यहाँ तक कि गैनजी जुई भी उसकी ओर देखने से खुद को नहीं रोक सकी। वह जानती थी कि यह तरीका वास्तव में सबसे तेज है। उनके बगल में लुओजी ने धीमी आवाज में कहा, ये यू को राक्षसी कृषक लिनफेग्युआन ने ले लिया था।
और ये राक्षसी कृषक ही लिनफेग्युआन को रिहा करने के लिए जिम्मेदार हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि ये यू कहाँ है, तो आपको उनसे पूछना होगा। उनके शब्दों ने तुरंत ली रुओवांग, गन जीजुई, यूसिमू और बू लिनफेई का ध्यान राक्षसी खेती करने वालों की ओर स्थानांतरित कर दिया। अन्य पवित्र भूमि नेताओं ने चुपचाप लुओजे की प्रशंसा की। ओल्ड लुओ, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। थोड़े से शब्दों में ही उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी थी। विशेषकर अंतिम पंक्ति, यदि आप जानना चाहते हैं कि ये यू कहाँ है, तो उनसे पूछें। इसने उन्हें सुरक्षित क्षेत्र में डाल दिया, जबकि विपक्ष को पूरी तरह से बाहर धकेल दिया। ली रोवांग और गन जीजुई की क्रूर प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए राक्षसी कृषक पीड़ा की दुनिया में थे। तियानशु पर्वत के नेता तांग शाओजिन ने तुरंत भीड़ के भीतर झुओ किफान की ओर इशारा किया और कहा, इस आदमी ने भागने में लिनफेग्युआन की सहायता की और उसके साथ बातचीत करने वाला आखिरी व्यक्ति था। शायद वह जानता है कि लिनफेग्युआन ये यू को कहाँ ले गया। एक और घातक बयान। अन्य पवित्र भूमि नेताओं ने सराहना की। वे लंबे समय से नेक रास्ते के गद्दार झुओ किफान को मारना चाहते थे। तांग शाओजिन गलत नहीं था। लिनफेग्युआन ने अपने ठीक पीछे झुओ किफान के साथ दानव दमन पर्वत छोड़ दिया था। झुओ किफान ने खुद ताओ शानरेन को बताया था कि वह वही था जिसने लिनफेग्युआन को मुक्त होने में मदद की थी। तो झुओ किफान को बहुत संभावना थी कि लिनफेग्युआन कहाँ गया था। सब कुछ तार्किक था। तांग शाओजिन के आरोप का सामना करते हुए झुओ किफान, जो कभी तियानशु पर्वत के संत पुत्र थे और अब जोक्सिन मंदिर के जासूस हैं, घबरा गए। लेकिन इससे पहले कि वो खुद को समझा पाता, विशाल काले सांप की छाया फिर से प्रकट हो गई। इसकी पूंछ झुओ किफान के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी, जिससे वह गैन जीजुई के सामने खड़ा हो गया। मात्र एक विचार के साथ सांप की पूंछ सिकुड़ गई और झुओ किफान की भयानक चीख के साथ ही हड्डियों के चटकने की आवाज गूंज उठी। गैन जीजुई की खड़ी पुतलियां ठंडी चमक से चमक उठी और उन्होंने पूछा, मुझे बताओ, मेरे पति ये यूं कहाँ गए थे। झुओ किफान आंसुओं के कगार पर था। वह संभवतः कैसे जान सकता है कि लिनफेग्युआन ये यू को कहाँ ले गया था। उत्तर के बिना वह निश्चित रूप से मार डाला जाएगा। तो अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके झुओ किफान चिल्लाया, मास्टर, मुझे बचा लो। ताओ शैनरेन की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। झुओ किफान उनके प्रत्यक्ष शिष्य थे। यदि उसने अब हस्तक्षेप नहीं किया, विशेषकर इतने सारे राक्षसी संप्रदाय के सहयोगियों के सामने, तो भविष्य में उसकी सेवा करने का साहस कौन करेगा। क्लेश पार करने वाले कृषक। यहाँ अन्य लोग भी थे। ताओ शैनरेन आगे बढ़े। उनके चारों ओर अंधेरी घनी राक्षसी ऊर्जा घूम रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो गन जीजुई पर हमला कर पाता, यूसिमू और बू लिनफेई ने उसे रोक लिया। देखते ही देखते तीनों भिड़ गए। ताओ शैनरेन जितनी देर तक लड़ते रहे, वह उतना ही अधिक चिंतित होते गए। इन दोनों महिलाओं की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। एक बनाम दो की लड़ाई में उसके पास मौका हो सकता है, लेकिन जीतना आसान नहीं होगा। लड़ाई को तुरंत खत्म करने के लिए ताओ शैनरेन चिल्लाया, आप सभी कब तक सिर्फ देखते रहने की योजना बना रहे हैं। मेरी मदद करें। अगर हम अब और इंतजार करते हैं, तो ये पवित्र भूमि के नेता ठीक हो जाएंगे और हम सभी मर जाएंगे। राक्षसी कृषकों की भौहें तन गईं। ताओ शैनरेन सही थे। यदि लुओजी और तांग शाओजिन का समूह 4 महिला कृषकों के साथ पूरी तरह से ठीक हो गया, तो वे बेजोड़ हो जाएंगे। बेहतर होगा कि लुओजी और उसके समूह को अभी मार दिया जाए जबकि उनके पास मौका है। इसे ध्यान में रखते हुए राक्षसी कृषकों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ताओ शैनरेन, यूसिमू और बू लिनफेई के बीच लड़ाई को दरकिनार कर दिया और 5 पवित्र भूमि नेताओं को निशाना बनाया। ये देखकर ताओ शैनरेन गुस्से में लगभग थूक दिया, तुम निकम्मे कायरों, क्या तुम मुझे आजाद नहीं कर सकते। इसके बजाय उन्होंने उसकी लड़ाई को पूरी तरह से टाल दिया। अधिकांश राक्षसी साधकों ने सोचा, ये 4 देवियां मुसीबत हैं, अपने शिष्य को बचाना आपकी समस्या है, हमसे कोई लेना देना नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, हम बस आपके अच्छे होने की कामना करेंगे। हालांकि अब 5 पवित्र भूमि नेताओं को मारने का निर्णय लेने में बहुत देर हो चुकी थी। लुओजे, तांग शाओजिन और अन्य सभी अनुभवी योद्धा थे। हालांकि वे पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, फिर भी वे लड़ सकते थे। वे अब बैठे बैठे बत्तख नहीं रहे। जब लुओजी ने ठंडी मुस्कान बिखेरी, तो राक्षसी खेती करने वालों को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। इस बीच लिनफेग्युआन येयू के साथ 1000 मील उड़ चुका था और अंततः एक चट्टान के पास एक गुफा में उतर गया। चारों ओर उजाड़ परिदृश्य को देखते हुए येयू को हैरानी महसूस हुई। इससे पहले कि वो कोई प्रश्न पूछ पाता, उसने लिनफेग्युआन को बेहोश होते देखा। येयू अवाक रह गया। क्या तुम ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें मारने की मेरी इच्छा वास्तव में कितनी प्रबल है। कुछ सरल परीक्षणों के बाद येयू ने पुष्टि की कि लिनफेग्युआन वास्तव में बेहोश था। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से स्कैन करने पर उन्होंने पाया कि उसकी आत्मा गंभीर रूप से कमजोर हो गई थी, पतन के कगार पर थी। ऐसा लग रहा था कि 30,000 साल पहले मध्य महाद्वीप का ये प्रसिद्ध राक्षसी नेता अब सबसे कमजोर स्थिति में था। हालांकि येयू ने लिनफेग्युआन को मारने के लिए अपना हेवनली थंडर एनिहिलेशन तावीज नहीं निकाला। इसके बजाय वह चुपचाप उसके पास बैठ गया और इस नकाबपोश आकृति को देखता रहा। उनकी पिछली बातचीत से ये स्पष्ट था कि लिनफेग्युआन उन्हें ये परिवार के कुछ वंशज के रूप में मानते थे और ऐसा लगता था कि अतीत में उनके बीच घनिष्ठ संबंध थे। अन्यथा वो उसे अपने साथ नहीं लाती, विशेषकर उसकी क्षतिग्रस्त अवस्था में। ये परिवार का वंशज, एक वादा, ये सब क्या था। यद्यपि चकित होकर येयू के मन में एक साहसिक विचार आया। यदि वो इस संबंध का बुद्धिमानी से उपयोग कर सकता है और इस वादे की प्रकृति को उजागर कर सकता है, तो शायद वह लिनफेग्युआन को अपने लिए काम भी करवा सकता है। वह अंतिम अवसर होगा उसकी सेवा में एक शक्तिशाली असेंशन क्षेत्र सहयोगी, भले ही केवल कुछ कार्यों के लिए। लेकिन स्वस्थ दिखने वाले लिनफेग्युआन ने लाल मास्क क्यों पहना हुआ था। हर किसी में एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है, जितना अधिक आप नहीं देख सकते, उतना अधिक आप देखना चाहते हैं।
इस जिज्ञासा से प्रेरित होकर येयू ने आगे बढ़कर लिन फेग्युआन के चेहरे से मुखौटा हटा दिया। उसके सामने एक नाजुक, पीला और आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरा दिखाई दिया। एक पल के लिए येयू अवाक रह गया। एक औरत। 30,000 साल पहले मध्य महाद्वीप की महान राक्षसी नेता लिन फेग्युआन एक महिला थी। असंभव। येयू ने पलकें झपकाईं और फिर से देखा। चिकनी, बर्फ सफेद त्वचा, दोशरहित, मनमोहक चेहरा। वह निस्संदेह एक महिला थी और उस पर एक बहुत ही सुंदर क्या चल रहा था। लिन फेग्युआन नाम मर्दाना लगता है तो वो एक महिला कैसे हो सकती है? क्या ये छद्मवेश हो सकता है? मानव त्वचा का मुखौटा। येयू ने आगे बढ़कर उसका चेहरा रगड़ा। त्वचा नहीं उतरी। ये वास्तविक लग रहा था, स्पर्श करने में नर्म, लेकिन अहम। आइए अप्रासंगिक विवरणों पर ध्यान न दें। हालांकि उसे अभी भी संदेह था, फिर भी येयू ने अपनी नजरें झुका लीं। उसके ढीले वस्त्र ने सब कुछ छिपा दिया। केवल उससे उसका लिंग बताना असंभव था। थोड़ी सी नाराजगी के साथ येयू सच्चाई की पुष्टि करने के लिए सहज रूप से लिन फेग्युआन की बेल्ट तक पहुंच गया। जैसे ही वह बागे को छूने ही वाला था, अचानक उसकी कलाई पकड़ ली गई। लिन फेग्युआन की कमजोर आंखें खुल गईं और वो फुसफुसाई, थोड़ी देर और रुको, ठीक है, मैं तुम्हें वगो तलवार दिल दूंगी, चिंता मत करो। येयू की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। वगो तलवार दिल, उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन ये प्रभावशाली लग रहा था। हालांकि इस स्थिति में येयू बहुत सारे प्रश्न पूछने से बेहतर जानता था, अन्यथा इससे उसकी असली पहचान उजागर हो सकती है, और ये उजागर हो सकता है कि वह ये परिवार का वंशज नहीं है जैसा वह मानती थी। एक पल की चुप्पी के बाद येयू ने अपना हाथ हटा लिया और चुपचाप इंतजार करते हुए बैठ गया। लिन फेग्युआन जल्द ही बेहोशी की हालत में आ गया। जब उसने उसकी संपूर्ण प्रोफाइल देखी तो येयू को समझ नहीं आया कि इतनी खूबसूरत महिला लाल मुखौटा पहनना क्यों पसंद करेगी। कितना बेकार है। समय बीतता गया और लिन फेग्युआन अंततः जाग गया। उसे अचानक किसी स्वादिष्ट चीज की गंध आई। उठकर बैठने पर उसने गुफा के प्रवेश द्वार पर येयू को आग पर बत्तख को भूनते हुए देखा। हवा में सुगंध फैल गई। अपने पीछे की हलचल सुनकर येयू ने नजर घुमाई और लिन फेग्युआन को जागते हुए देखा। बिना एक शब्द कहे उसने उसे बत्तख का पैर थमा दिया। लिन फेग्युआन ने आश्चर्य से लाल, रसीले बत्तख के पैर को देखा। एक बार जब कृषक नींव स्थापना चरण में पहुंच जाते हैं तो उन्हें सांसारिक जीविका की आवश्यकता नहीं रह जाती है और वे केवल आध्यात्मिक ऊर्जा पर ही जीवित रह सकते हैं। काफी समय हो गया था जब से उसने कुछ भी खाया था, लेकिन जैसे ही उसने बत्तख के पैर को देखा उसकी भूख आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। उसने इसे स्वीकार कर लिया और एक छोटा सा टुकड़ा खाया। स्वाद से तुरंत आश्चर्यचकित हो गई। लिन फेग्युआन को ये बत्तख का पैर सबसे अच्छा लगा जो उसने कभी चखा था, और उसने संतुष्टि के साथ हड्डी को एक तरफ फेंकते हुए इसे तुरंत पूरा कर लिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसका मुखौटा किसी बिंदु पर हटा दिया गया था। जाहिर है ये येयू का काम था। लिन फेग्युआन थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन उसके तुरंत बाद उसने आह भरी। जो व्यक्ति मृत समान था उसके लिए चिंता की क्या बात थी। उसने चुपचाप अपने बगल से मास्क उठाया और उसे वापस पहन लिया और धीरे से कहा, बत्तख के पैर के लिए धन्यवाद, लेकिन कृपया मेरा मास्क दोबारा न हटाएं। समझ गया, एक और टुकड़ा चाहिए। येयू ने उसे बत्तख का पंख देने की पेशकश की। लिन फेग्युआन ने मना करने का इरादा किया, लेकिन सुगंध बहुत मोहक थी। अंत में उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, अपना मुखौटा फिर से हटा दिया और खाना जारी रखा। 8 पाउंड का स्पिरिट बत्तख जल्दी से गायब हो गया। केवल हड्डियों का ढेर छोड़कर येयू की तुलना में लिन फेग्युआन की तरफ अधिक लग रहा था। थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए लिन फेग्युआन कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, जल्दी से अपना मुखौटा वापस पहन लिया और अपने बर्फीले स्वभाव को वापस पा लिया। इस बीच येयू को कई लोगों की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह दूर की ओर देखते हुए धीरे से उठ खड़ा हुआ। 7 आकृतियां उनकी ओर तेजी से बढ़ी, मैले कुचैले कपड़े पहने हुए, मानो वे अभी अभी किसी आपदा से बच निकले हों, लेकिन उनकी शक्ति निर्विवाद थी। प्रत्येक कम से कम क्लेश पारगमन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था। ये लोग कौन थे? येयू ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। उसके अनभिज्ञ होने पर वे मध्य महाद्वीप के राक्षसी अधिपति थे। मुख्य दाढ़ी वाला आदमी जिसकी आधी दाढ़ी कटी हुई थी कोई और नहीं बल्कि जोक्सुन मंदिर के नेता ताओ शानरेन थे। पहले वे दानव दमन पर्वत के बाहर रहे थे, जबकि येयू अंदर था। जब येयू चला गया तो लिन फेग्युआन उसे तुरंत ले गया था, इसलिए उसने ताओ शानरेन और अन्य को नहीं देखा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अगर उसके पास होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वे एक समय घमंड से भरे हुए थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से लंगड़े हो गए थे। कुछ ही घंटों में मध्य महाद्वीप के राक्षसी पथ के ये शीर्ष व्यक्ति अस्त व्यस्त उत्तरजीवी बन गए थे। दानव दमन पर्वत पर लड़ाई किसी नरसंहार से कम नहीं थी। लगभग 100 प्रसिद्ध राक्षसी साधकों को 9 लोगों ने नष्ट कर दिया था। यदि ताओ शानरेन और उसका समूह जल्दी नहीं भागे होते तो उनमें से मुश्किल से 7 लोग बच पाते। उस क्रूर दृश्य को याद करके आज भी उनकी रूह कांप जाती है। 4 महिला कृषक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं, जो सामान्य क्लेश पारगामी कृषकों से कहीं अधिक थीं। इससे उन्हें आश्चर्य हुआ, येयू वास्तव में कौन था? वह इतनी शक्तिशाली महिलाओं को अपने साझेदार के रूप में कैसे जीतने में कामयाब रहा? क्या वह कोई अनोखा आकर्षण छिपा रहा था? ये प्रश्न 7 राक्षसी साधकों के मन में घूमते रहे, हालांकि वे लंबे समय तक उन पर टिके नहीं रहे। उनके पास ध्यान देने के लिए एक और जरूरी मामला था, लिन फेग्युआन को ढूंढना। दानव दमन पर्वत पर उसके तलवार के वार से यह स्पष्ट था कि उसे सबसे बड़ी राक्षसी कृषक क्यों कहा जाता था। उसकी प्रतिष्ठा कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। यदि लिन फेग्युआन खुले तौर पर सेंट्रल कॉन्टिनेंट के राक्षसी रास्ते का समर्थन करता तो ताओ शानरेन निश्चित था कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट की पवित्र भूमि नष्ट हो जाएगी। क्लेश पार करने वाले कृषकों की आध्यात्मिक भावनाएं विशाल दूरी तक फैली हुई थीं।
जब ताओ शानरेन को लिन फेग्युआन के आध्यात्मिक ऊर्जा हस्ताक्षर का पता चला तो वह बहुत खुश हुए। नीचे देखते हुए उसने लिन फेग्युआन को देखा, जो अभी भी नकाबपोश था, एक अपरिचित युवक के साथ एक पहाड़ी गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। बिना किसी हिचकिचाहट के ताओ शानरेन ने अन्य 6 राक्षसी कृषकों को तेजी से नीचे गिरा दिया। वो लिन फेग्युआन के पास पहुंचे और सम्मानपूर्वक उनके हाथ पकड़ लिए। जोक्सिन मंदिर के जूनियर ताओ शानरेन सीनियर को सम्मान देते हुए, तो अब ताओ शानरेन है। लिन फेग्युआन की कर्कश आवाज एक बार फिर गूंज उठी। दरअसल दानव दमन पर्वत से उसके सफल भागने में ताओ शानरेन ने काफी मदद की थी। यदि ताओ शानरेन ने सील तोड़ने के संकेतों को छुपाने के लिए अपने भ्रम का इस्तेमाल नहीं किया होता तो 5 पवित्र भूमियों ने बहुत पहले ही कार्रवाई कर दी होती। परिणामस्वरूप लिन फेग्युआन ने उनके प्रति काफी अनुकूल प्रभाव डाला। हालांकि उनकी वर्तमान घिसी-पिटी उपस्थिति शायद ही किसी संप्रदाय के नेता के लिए उपयुक्त थी। उसकी नजर को देखते हुए ताओ शानरेन ने जल्दी से समझाया, एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी। हम पर धर्मपथ विशेषज्ञों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था। यही कारण है कि हम कुछ हद तक अस्त व्यस्त दिखते हैं। आप हमें आराम करने के लिए जोक्सिन मंदिर में वापस क्यों नहीं आते, वरिष्ठ? मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि पिछले 30,000 वर्षों में क्या हुआ है, ताकि आपको केंद्रीय महाद्वीप की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सके। लिन फेग्युआन उत्सुक लग रहा था। आखिरकार 3 सहस्राब्दियों के कारावास ने उसके शरीर और आत्मा को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया था। स्वस्थ होने में समय लगने से उसे ठीक होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा वो इतने सालों के बाद दुनिया में होने वाले बदलावों के बारे में जानने को उत्सुक थी। एक पल के विचार के बाद वह सहमत हो गई और फिर ये यू को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। ये यू ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। अब तक वो लगभग निश्चित हो गया था कि लिन फेग्युआन उसके लिए सुनहरा अवसर था। यदि वो साथ नहीं चलता तो स्थिति आसानी से बदल सकती थी और लिन फेग्युआन को एहसास हो सकता था कि वो नहीं है जो वो उसे मानती थी। ये ही परिवार का वंशज है। इस अवसर की खातिर ये यू ने उनके साथ जाने का फैसला किया। इसके अलावा अपनी शुरुआती क्लेश ट्रांसेंडिंग दायरे की खेती के साथ उन्होंने सोचा कि जब तक वो कम प्रोफाइल रखते हैं तब तक वो जरूरत पड़ने पर एक राक्षसी संप्रदाय के भीतर से भी बच सकते हैं। ताओ शानरेन की अभिव्यक्ति उत्सुक हो गई। क्या लिन फेग्युआन को हाल ही में 30,000 साल की कैद के बाद रिहा नहीं किया गया था? तो फिर उसके साथ ये आदमी कौन था? वह अपरिचित लग रहा था और अधिक से अधिक गोल्डन कोर स्टेज पर लग रहा था। इतनी कम खेती वाला कोई व्यक्ति लिन फेग्युआन का ध्यान कैसे आकर्षित कर सकता है? चूंकि अपनी खेती को छुपाने की उसकी आखिरी कोशिश होंगलुवान द्वारा उजागर की गई थी, इसलिए ये यू ने फैसला किया था कि अपनी खेती का थोड़ा सा खुलासा करना बेहतर होगा। इसलिए उन्होंने अपनी आभा को गोल्डन कोर स्तर पर रखा, जो दूसरों के लिए मामूली और अचूक प्रतीत होगा। ताओ शानरेन ने पूछने से पहले झिझकते हुए कहा, और आप साथी कृषक हैं? ये यू ने तुरंत जवाब दिया, ये यू परिवार से। उन्होंने लिन फेग्युआन की खातिर ये परिवार पर जोर दिया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 7 राक्षसी साधक सदमे से प्रतिक्रिया करेंगे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था और उन्होंने एक स्वर में पूछा, आप ये यू हैं? ये यू उनकी प्रतिक्रिया से हतप्रभ था। क्या चल रहा था? मध्य महाद्वीप में ये यू शायद ही कोई प्रसिद्ध व्यक्ति था। तो फिर ये राक्षसी साधक इतने अचंभित क्यों हो गए? यहाँ तक कि लिन फेग्युआन ने भी नई दिलचस्पी से उसकी ओर देखा। उन्होंने याद किया कि ये यू न केवल ये परिवार के वंशज थे, बल्कि किंग्यून संप्रदाय के संत पुत्र भी थे। वास्तव में एक अप्रत्याशित संयोजन। ये परिवार एक संप्रदाय में शामिल हो रहा है। ऐसा लगता है कि पिछले 30,000 वर्षों में वास्तव में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। इस बिंदु पर अधिक मुखर राक्षसी साधकों में से एक ने कहा, ये सही है, मुझे अब याद है। किसी ने उल्लेख किया था कि वरिष्ठ लिन फेग्युआन ये यू को अपने साथ ले गए थे। तो वह वास्तव में ये यू है। ये सुनकर अन्य राक्षस साधकों की आंखें लाल हो गईं। लड़ाई के लिए तैयार ये यू ने खुद को एक बार फिर पूरी तरह से भ्रमित पाया। क्या चल रहा था? क्या वे उस पर हमला करने वाले थे? वे सभी इतने व्यथित क्यों दिख रहे थे? ये यू ने हैरान होकर पूछा, आप सभी को क्या परेशानी है? फटे कपड़े और झुलसे हुए सिर वाला एक अधेड़ उम्र का राक्षसी कृषक आगे आया और कांपती आवाज में पूछा, क्या आपके 4 साथी हैं? एक शाही वस्त्र पहनता है, एक गुयुआन संप्रदाय का नेता है, दूसरा एक सांप दानव है और आखिरी वाला धीमी आवाज में बोलता है ना? शाही वस्त्र, गुयुआन संप्रदाय, सांप दानव। इन स्पष्ट विवरणों से ये यू को तुरंत एहसास हुआ कि वो किसके बारे में बात कर रहा था। ली रोवांग, यून सिमू और गांजी जुई, ठीक है। और जिसकी आवाज धीमी है वह बू लिनफे ही होगी। उत्सुकतावश ये यू ने पूछा, तुम्हें ये कैसे पता? ये सुनकर कुछ राक्षसी साधक पूरी तरह से तबाह हो गए। यहाँ तक कि ताओ शानरेन, जो आमतौर पर अपने क्रूर व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, अपनी आंख के कोने से आंसू पोंछने के लिए पीछे हट गए। ईमानदारी से कहूं तो यदि वे 4 महिलाएं न होती तो पवित्र भूमि के 5 नेताओं का सफाया हो गया होता और उसकी भव्य योजना सफल हो गई होती। अन्य राक्षसी कृषकों ने पहले की दुखद घटनाओं को याद करना शुरू कर दिया। विधवाओं की तरह 30 साल पुरानी त्रासदी पर विलाप करते हुए अपना गुस्सा और हताशा व्यक्त की। ये यू स्तब्ध रह गया। क्या ली रोवांग, यू सिमू और बू लिंगफे गुयुआन संप्रदाय में नहीं थे? उनका अंत क्विंग्यून संप्रदाय में कैसे हुआ? और गन जिजुई, क्या उसने सचमुच दक्षिणी बारबेरियन महाद्वीप से यात्रा की थी? ये स्पष्ट था कि वे उसकी तलाश में आए थे। किसने सोचा होगा कि वे संयोगवश बूढ़े आदमी लुओजी को बचा लेंगे? कैसा अविश्वसनीय संयोग है। ताओ शानरेन ने अपना हाथ लहराया। चुप, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। वरिष्ठ ये यू, कृपया। इस तरह सिर हिलाते हुए लिन फेग्युआन और ये यू ने जोक्सिन मंदिर की ओर उसका पीछा किया। उनमें से किसी ने भी ताओ शानरेन की आंखों में ठंडी चमक नहीं देखी। वह ये यू की पहचान क्विंग्यून संप्रदाय के संत पुत्र के रूप में जानता था।
आखिरकार झू किफन ने पहले उसे खुफिया जानकारी भेजी थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। 5 पवित्र भूमि के संत पुत्र और संत बेटियां लिनफेग्युआन को खत्म करने के लिए दानव दमन पर्वत में प्रवेश करेंगे। ये दानव दमन पर्वत से बाहर चला गया था और किंगयुन संप्रदाय के सदस्य के रूप में उसकी पहचान असंदिग्ध थी। तो ये जानते हुए भी ताओ शानरेन ने उसे जोक्सिन मंदिर में क्यों आमंत्रित किया? 2 कारण थे। सबसे पहले, लिनफेग्युआन और क्विंगयुन संप्रदाय के संत पुत्र के बीच कोई प्रशंसनीय संबंध नहीं था। अगर वे अब एक साथ थे तो उनके बीच एक और रिश्ता होना चाहिए। ये भी संभव था कि ये राक्षसी मार्ग का जासूस था। दूसरा, भले ही ये वास्तव में क्विंगयुन संप्रदाय के संत पुत्र थे, इससे क्या हुआ? एकमात्र गोल्डन कोर कृषक के रूप में ताओ शानरेन उसे आसानी से दबा सकते थे। कोई खतरा नहीं था। एकमात्र चिंता ये के 4 साझेदार थे। वे महिलाएं अविश्वसनीय रूप से मजबूत थीं, लेकिन जोखिम के साथ इनाम भी आया। यदि ये किसी तरह लिनफेग्युआन के साथ राक्षसी पथ में शामिल हो सकता है तो ये उनके लिए 4 शक्तिशाली क्लेश पारगामी साधक लाएगा। वह राक्षसी मार्ग के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। जोक्सिन मंदिर के रास्ते में एक अगोचर दिखने वाला राक्षसी कृषक धीमा हो गया और सावधानी से खुद को समूह के पीछे खड़ा कर लिया। उसका नाम न्यू जिनमाओ था, जो कुनशेन ट्रू टॉवर का नेता था। उसने ये की ओर इशारा किया, उसे गोलियों की एक बोतल दी और ये के मन में अपनी आवाज पहुंचाई। ये व्हाइट रेनबो फील्ड गोलियां हैं जो एक साधक के शरीर को मजबूत करने के लिए फायदेमंद हैं। कृपया इन्हें स्वीकार करें। मेरे पास केवल एक ही सवाल है, आपने 4 क्लेश पार करने वाली महिला साधकों को भागीदार के रूप में कैसे प्रबंधित किया? क्या आपके पास साझा करने के लिए कोई रहस्य है? ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के गोली की बोतल स्वीकार कर ली और उसी तरह शांत स्वर में उत्तर दिया, ईमानदारी ही अंतिम हथियार है। केवल 7 सरल शब्द, लेकिन वे बहुत गहरे लग रहे थे। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा उतना ही न्यू जिनमाओ को यह आश्चर्यजनक लगा। ईमानदारी के बदले ईमानदारी, ये निश्चित रूप से अजेय होगा। लेकिन गहराई से विचार करने पर उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक सामान्य दिशा थी। इसे कैसे प्राप्त किया जाए इसकी विशिष्टता एक और मामला था। एक पल के लिए इस पर विचार करने के बाद न्यू जिनमाओ ने बड़ी अनिच्छा के साथ अपनी भंडारण अंगूठी से एक काला वस्त्र निकाला और येयू को दिया। ये वस्त्र नवनिर्मित है, एक उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृति है। यह आग और पानी प्रतिरोधी है, तलवारों और चाकुओं से अभेद्य है और पहनने वाले को लगातार आरामदायक तापमान पर रखता है। ये नवजात आत्मा चरण के नीचे सभी हमलों को रोक सकता है। कृपया इसे स्वीकार करें और यदि संभव हो तो क्या आप कुछ और साझा कर सकते हैं? मैं धीमी गति से सीखता हूँ, इसलिए विस्तृत मार्गदर्शन आदर्श होगा। ये ने भौहें उठाई लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के बागे को स्वीकार कर लिया। अलग अलग समय, अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग लोगों को अलग अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात तेज और अनुकूलनीय रहना है। लचीलापन महत्वपूर्ण है और यदि आप अभी भी नहीं समझते हैं तो ये ठीक है। बाहर जाएं और अभ्यास करें। वास्तविक अनुभव आपको तेजी से सुधार करने में मदद करेगा। ये सुनने के बाद नी जिनमाओ की एक बार भ्रमित नजर में समझ की झलक दिखाई दी, जैसे कि उसे अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया हो। अब उसके मन में एक शब्द भर गया, अभ्यास। ये वास्तव में किसी भी किताब से परे ज्ञान था। न्यू जिनमाओ ने येयू को आदरपूर्वक प्रणाम किया, स्पष्ट रूप से आभारी। इस अजीब आदान प्रदान ने आसपास के कुछ राक्षसी कृषकों का ध्यान आकर्षित किया। उनमें से एक ने पूछा, न्यू संप्रदाय के नेता, आप दोनों क्या कर रहे हैं? क्या आप समुद्र के किनारे रहते हैं? न्यू जिनमाओ ने नाराज होकर जवाब दिया, तुम इतने नासमझ क्यों हो? न्यू जिनमाओ खजाने के बदले में अर्जित ज्ञान को साझा नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि उनके साथियों को भी यह ज्ञान मुफ्त में नहीं मिल सका। आधे घंटे बाद वे जोक्सिन मंदिर पहुंचे। जैसे ही वे उतरे, ताओ शानरेन ने व्यक्तिगत रूप से येयू और लिनफेग्युआन के लिए आवास की व्यवस्था की और वे बिना किसी आपत्ति के मंदिर के शिष्यों के साथ चले गए। एक बार जब वे दृष्टि से ओझल हो गए तो ताओ शानरेन का चेहरा काला पड़ गया, जिससे अन्य 6 राक्षसी साधक आश्चर्यचकित हो गए। जिज्ञासु, न्यू जिनमाओ ने पूछा, संप्रदाय नेता ताओ, क्या गलत है? अपनी आस्तीन को हिलाते हुए ताओ शानरेन ने उन सभी को जोक्सिन मंदिर के मुख्य हॉल में पहुंचाया और हताशा में मेज पर अपनी मुट्ठी पटकने से पहले कई ध्वनिरोधी अवरोध स्थापित किए। 3000 साल की कैद ने लिनफेग्युआन को कायब बना दिया है। साथ ही संप्रदाय के नेताओं, हमें कार्रवाई करने और उसकी लड़ाई की भावना को वापस पाने में उसकी मदद करने की जरूरत है। यात्रा के दौरान ताओ शानरेन निष्क्रिय नहीं रहे थे। उन्होंने लिनफेग्युआन से भी सावधानी से पूछताछ की और उसकी योजनाओं के बारे में पूछा। ताओ शानरेन ने लिनफेग्युआन को अपना नेता चुनने के लिए मध्य महाद्वीप के सभी राक्षसी संप्रदायों को एक साथ लाने के लिए एक भव्य राक्षसी सभा की मेजबानी करने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने एक एकीकृत राक्षसी पथ की तस्वीर चित्रित की, जो अंततः लिनफेग्युआन के आदेश के तहत मध्य महाद्वीप पर हावी हो सकता था। उसे उम्मीद थी कि लिनफेग्युआन स्वीकार कर लेगी, लेकिन उसे निराशा हुई। उसने खुलासा किया कि वो लगातार लड़ाइयों से थक गई थी और जोक्सिन मंदिर में थोड़े समय के प्रवास के बाद एक शांत जीवन जीने की योजना बना रही थी। केवल अपने कर्ज चुकाने की इच्छा रखती थी और अब धार्मिक या राक्षसी रास्तों के मामलों की परवाह नहीं करती थी। ताओ शानरेन अवाक रह गए। क्या 3000 साल की कैद इतनी आसानी से माफ होने वाली थी? जब उसने पूछा तो लिनफेग्युआन ने बस जवाब दिया, ये सब अतीत की बात है। मैं अब बस आराम करना चाहता हूँ। कोई विकल्प न होने पर ताओ शानरेन चिंतित और क्रोधित होकर लौट आए थे। ताओ शानरेन की कहानी सुनने के बाद अन्य राक्षसी नेताओं ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वे जोक्सिन मंदिर में विश्राम के लिए नहीं आए थे। वे अपने नुकसान का बदला लेना चाहते थे और राक्षसी रास्ते को पुनर्जीवित करने में मदद के लिए लिनफेग्युआन की जरूरत थी। उनकी उम्मीदें उस पर टिकी थीं, लेकिन उनकी यह अप्रत्याशित प्रतिक्रिया अस्वीकार्य थी। दानव दमन पर्वत पर हाल की लड़ाई ने 5 पवित्र भूमि नेताओं को जीवित छोड़ दिया था, जबकि राक्षसी पथ को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था।
यह अवश्यंभावी था कि जल्द ही किंग्यून संप्रदाय और जियाओयाओ पैलेस के नेतृत्व में पवित्र भूमि एक नया दानव सफाई अभियान शुरू करेगी, जिससे राक्षसी कृषकों के जीवन को और अधिक जोखिम में डाल दिया जाएगा। ये वो परिणाम नहीं था जो वे चाहते थे। राक्षसी नेताओं में से एक बोला, संप्रदाय नेता ताओ, अब हम क्या करें? आप निर्णय लें और हम आपके नेतृत्व का पालन करेंगे। ताओ शानरेन चुप रहे, उनकी निगाहें समूह पर नजर रख रही थीं। एक एक करके अन्य 5 राक्षस नेताओं ने उस पर अपना भरोसा जताया। हम आपके आदेश पर हैं, संप्रदाय नेता ताओ, रास्ता दिखाओ। ठीक है, अगर हम कोई कदम उठाने जा रहे हैं तो आइए इसे बड़ा बनाएं। अगर हम सफल होते हैं तो हम अपने भविष्य के लिए रास्ता साफ कर देंगे। अगर हम असफल होते हैं तो हम प्रत्येक अपने भाग्य को स्वीकार करेंगे। ताओ शानरेन की आवाज शांत थी लेकिन संकल्प से भरी हुई थी। बाकियों ने गंभीरता से सिर हिलाया। इस बीच जोक्सुन मंदिर के अंदर येयू और लिनफेग्युआन को एक दूसरे के बगल में कमरे दिए गए थे। येयू स्थान से परेशान और खतरे से अवगत होकर सो नहीं सका। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अभिनय करने का फैसला किया और लिनफेग्युआन के कमरे में गए। इस बार उन्होंने पहल करने का इरादा किया। क्या आपको वह वादा याद है जो आपने मेरे परिवार से किया था? उसने उससे सीधे पूछा। लिनफेग्युआन इस सवाल से कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने सिर हिलाया। बेशक मुझे याद है। मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे पास क्यों आए हो। निश्चिंत रहो, मैं उस वादे से पीछे नहीं हटूंगा। येयू ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। मैं चाहता हूँ कि आप इसे दोहराएं। निश्चित होने के लिए मुझे इसे आपके मुंह से सुनना होगा। दानव दमन पर्वत पर चांदनी रात के नीचे युद्ध का मैदान पहले से ही सुनसान पड़ा हुआ था। राक्षसी खेती करने वाले और 5 पवित्र भूमि के सदस्य दोनों बहुत पहले ही चले गए थे। इस शांत दृश्य में भूरे रंग के वस्त्र पहने 2 युवक अचानक प्रकट हुए। प्रत्येक ने बैंगनी रंग की अंगूठी पहनी हुई थी जिस पर हल्के से अक्षर ये अंकित था। ये दोनों ये परिवार के सच्चे वंशज थे, ये जियामिंग और ये जियामू। ये जियामू नीचे झुक गया, अपना हाथ जमीन पर रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही क्षणों में उन्होंने उस क्षेत्र में बची हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और जो कुछ हुआ था उसे एक साथ जोड़ दिया। थोड़ी देर रुकने के बाद वह उठे और कहा, हमें देर हो गई है। वह आज पहले ही दानव दमन पर्वत से चली गई थी और उसका ठिकाना अज्ञात है। ये जियामिन के होठों पर एक टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान आ गई। तो चलिए उसे ढूंढते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो आप स्वॉर्ड हॉट ले सकते हैं और मैं अपने प्रयोगों के लिए उसके शरीर का उपयोग करूंगा। 30,000 साल पहले की सबसे शक्तिशाली राक्षसी कल्टीवेटर। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि वह अपने दिल की जगह किसी और चीज के साथ कैसे काम करती है। ये जियामू की अभिव्यक्ति में थोड़ी खटास आ गई। जैसा चाहो वैसा करो, मुझे केवल ये परिवार का स्वॉर्ड हॉट चाहिए। इस बीच जोक्सुन मंदिर में लिनफेग्युआन ने येयू को देखा। उसकी नजर में मनोरंजन का संकेत था। क्या तुम्हें डर है कि 30,000 वर्षों के बाद मैं अपने वादे से मुकर जाऊंगा? अगर मैं सचमुच चाहता तो क्या मैं तुम्हें अपने साथ ले आता? लेकिन चूंकि तुम इसे दोबारा सुनने पर जोर दे रहे हो, इसलिए मैं इसे एक बार फिर कहूंगा। खुद को सीधा करते हुए लिनफेग्युआन ने गंभीरता से कहा, 500 साल की सीमा है। 500 वर्षों के बाद मैं स्वेच्छा से विगौ तलवार दिल को ये परिवार को सौंप दूंगा और उस क्षण से हमारा कोई और संबंध नहीं होगा। येयू ने असंतुष्ट होने का नाटक करते हुए थोड़ा सा भौहें चढ़ा ली। बस इतना ही, मुझे परखने की कोई जरूरत नहीं है। यही एकमात्र वादा है जो मैंने ये परिवार से किया था और मुझे यकीन है कि आप मुझसे मिलने आने से पहले ही यह जानते थे। जबकि मुझे 30,000 वर्षों के लिए सील कर दिया गया है, मैंने अपना दिमाग नहीं खोया है। ऐसा मत सोचो कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो। शायद पहले की बुनी हुई बत्तख के कारण येयू के सवाल से आहत हुए बिना लिनफेग्युआन ने मुस्कुराते हुए समझाया। येयू को लगा कि वो सच कह रही है। 500 साल, विगो स्वॉर्ड हॉट, ये परिवार से उसका क्या संबंध था? उन्होंने ऐसा समझौता कैसे किया? येयू की चुप्पी को देखते हुए लिनफेग्युआन ने मान लिया कि उसके मन में और भी बहुत कुछ है और उसने जारी रखा, मुझे पता है कि 500 साल बीत चुके हैं। यह मेरा वादा पूरा करने का समय है। लेकिन ये देखते हुए कि मैंने उन वर्षों को कारावास में बिताया, वे तकनीकी रूप से गिनती में नहीं है। भले ही अगले 3 से 10 दिनों के भीतर मैं तुम्हें विगौ तलवार दिल दूंगा। आखिरकार इस महाद्वीप पर कोई भी ऐसा नहीं है जो ये परिवार को दिए अपने शब्दों से पीछे हटने की हिम्मत करता हो। येयू के विचार दौड़ गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई। क्या ये परिवार सचमुच इतना शक्तिशाली हो सकता है? फिर भी उसने मध्य महाद्वीप में उनके बारे में कभी नहीं सुना था। क्या वे छिप गए थे या समय बीतने के साथ पूरी तरह से गायब हो गए थे? धीमी आवाज में उन्होंने पूछा, क्या आप मुझे 30,000 साल पहले के ये परिवार के बारे में बता सकते हैं? पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ हुआ है और परिवार में कोई भी अतीत के बारे में बात नहीं करता है। मैं उत्सुक हूँ। लिनफेग्युआन चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, 30,000 साल पहले मध्य महाद्वीप में कोई पवित्र भूमि नहीं थी और ये परिवार लंबे समय से कृषकों का एक परिवार था जो प्रतिभाशाली व्यक्तियों से भरा हुआ था। अपने चरम पर कोई भी इसकी ताकत की बराबरी नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। उस समय एक प्रसिद्ध कहावत थी, सभी खजाने ये परिवार के पास हैं। ये परिवार के सामने सभी चुनौतियां गायब हो जाती हैं। इसका मतलब था कि ये परिवार के पास कोई भी मूल्यवान वस्तु पाई जा सकती थी और कोई भी समस्या उनके द्वारा हल की जा सकती थी। लेकिन निश्चित रूप से आपको कुछ ऐसी चीज की जरूरत थी जिसे ये परिवार बदले में योग्य समझे। उदाहरण के लिए मेरा विगो स्वॉर्ड हॉट। येयू अचंभित रह गया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को देखते हुए लिनफेग्युआन कम से कम असेंशन क्षेत्र के मध्य चरण में थी, संभवतः अंतिम चरण में भी। और फिर भी उसने स्वीकार किया कि वह उस समय ये परिवार की सर्वोच्च शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती थी। क्या ये परिवार के पास लिनफेग्युआन से भी अधिक मजबूत कृषक थे? क्या वे असेंशन क्षेत्र के अंतिम चरण में थे? शायद अपने चरम पर भी।
या क्या उन्होंने पश्चिमी महाद्वीप के महान कृषकों की तरह पूरी तरह से असेंशन क्षेत्र को पार कर लिया था? ये ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर ये यूं नहीं दे सका। केवल वही लोग जिन्होंने ये परिवार की महिमा देखी है सच्चाई जान सकते हैं। इसके अलावा 500 साल का ये समझौता लिन फेग्युआन को अपने विगो तलवार दिल के बदले में ये परिवार से क्या मिल सकता था? ये यूं उस पर और अधिक दबाव नहीं डालना चाहता था, उसे अपने संदेह को बढ़ाने से सावधान रहना था। जैसे ही वो विषय बदलने वाला था, उसने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलाव देखा। बाहर कोई व्यक्ति एक संरचना स्थापित कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि लिन फेग्युआन ने भी इसे नोटिस किया था। उसकी नजर दरवाजे पर टिकी हुई थी। अगले ही पल दरवाजा खुला और ताओ शानरेन ने प्रवेश किया। वरिष्ठ, क्या आप मेरे प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर सकते हैं? उसने धीरे से पूछा। मध्य महाद्वीप के राक्षसी पद को आपकी ताकत की आवश्यकता है। लिन फेग्युआन की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। अगर मैं मना कर दूं, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप मुझसे लड़ने का इरादा रखते हैं? ताओ शानरेन ने चुप रहकर व्यंग्य किया। उसका इरादा स्पष्ट था। 30,000 वर्षों के बाद भी अडिग लिन फेग्युआन को कोई खतरा नहीं होगा। एक व्यंग्य के साथ उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और कमरे में एक झुलसा देने वाली आभा भर गई। उसकी लाल रंग की लंबी तलवार उसकी मुट्ठी में आ गई और उसने उसे ताओ शानरेन की ओर धकेल दिया। एक पल में तलवार की आभा ने ताओ शानरेन को 2 टुकड़ों में काट दिया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, उसका शरीर तारों की रोशनी में बिखर गया और खून का कोई निशान नहीं बचा। भ्रम। वरिष्ठ, आप कमजोर लगते हैं। इतने कमजोर की तलवार पकड़ने वाला आपका हाथ भी कांपता है। ताओ शानरेन की आवाज सभी दिशाओं से गूंज उठी, जिसका पता लगाना असंभव था। लिन फेग्युआन की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उसे लगा कि कुछ गलत है और उसने सहज रूप से ये यू के साथ जाने की कोशिश की। लेकिन एक लाल अवरोधक ने उनका रास्ता रोक दिया। एक गठन पब फ्यूचर विज्ञापन। लिन फेग्युआन ने उस पर अपनी तलवार से वार किया, लेकिन हल्की लहरों के अलावा अवरोध बरकरार रहा। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि कमजोर अवस्था में भी वगो स्वॉर्ड हॉट के साथ उसके हमले अजेय होने चाहिए। वह एकमात्र बाधा को तोड़ने में कैसे असफल हो सकती है? जैसे ही उसने इस पर विचार किया, जमीन से राक्षसी आकृतियां उभरी। विशाल रक्त राक्षस उस पर आक्रमण कर रहे थे। वे भयानक लग रहे थे, लेकिन सच में कमजोर थे। नेसेंट सोल कल्टीवेटर से ज्यादा मजबूत नहीं थे। लिन फेग्युआन ने एक ही वार से उन्हें आसानी से धूल में मिला दिया। लेकिन जल्द ही रक्त राक्षसों की एक नई लहर, इस बार आत्मा परिवर्तन चरण में, जमीन से उठी। एक बार फिर लिन फेग्युआन ने उन पर प्रहार किया, केवल एक और लहर प्रकट होने के लिए, अब एकीकरण क्षेत्र में। हालांकि इन राक्षसों से कोई वास्तविक खतरा नहीं था, लिन फेग्युआन ने दोबारा हमला करने में संकोच किया, इस डर से कि अगली लहर में क्लेश पार करने वाले रक्त राक्षस शामिल होंगे। इस प्रकार उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया गया, उलझने के बजाय टाल मटोल करते हुए। जब अंततः उसे एक रास्ता मिल गया और वह अवरोध को तोड़ने के लिए तैयार हो गई, तो उसे तेज दर्द हुआ। जमीन पर गिरते ही उसका शरीर कांपने लगा। खुद को स्थिर करने के लिए उसके हाथ ने अपनी तलवार पकड़ ली। ये देखकर ये यू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। क्या गलत? उसने तुरंत पूछा। जोक्सिन मंदिर के ऊपर ताओ शानरेन और नी जिनमाओ सहित अन्य राक्षसी कृषक नीचे की ओर देखते हुए लिन फेग्युआन और ये यू को खुशी से देख रहे थे। उनके विचार में लिन फेग्युआन और ये यू केवल अपनी जगह पर चल रहे थे, कमरे से बाहर निकलने में असमर्थ थे। वे ताओ शानरेन के भ्रम में फंस गए थे। इससे पहले जब लिन फेग्युआन और ये यू ने बाहर आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस किया था, तो यह उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ताओ शानरेन के गुर्गो द्वारा किया गया एक जानबूझकर किया गया कार्य था, जिससे उनके लिए अपनी ग्रैंड इल्यूजन तकनीक अपनाने के लिए एकदम सही शुरुआत हुई। जैसे ही ताओ शानरेन ने उनके कमरे में प्रवेश किया, भ्रम ने जोर पकड़ लिया, जिससे लिन फेग्युआन और ये यू दोनों फंस गए। उन्होंने जो कुछ भी देखा, रक्त राक्षस और अटूट बाधा, वे सभी भ्रम थे। ताओ शानरेन की योजना उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को खत्म करने की थी, फिर अन्य राक्षसी कृषकों से उनकी आत्माओं को नष्ट करने और उनके शरीर पर कब्जा करने, उन्हें अपनी कठपुतली बनाने की थी। सोल ट्रांसफर हॉल के नेता लू जिजी ने संदेह से पूछा, क्या ये थोड़ा आसान नहीं है? लिन फेग्युआन की शक्ति दुर्जया है। उसने एक ही वार से 5 पवित्र भूमि नेताओं को घायल कर दिया। क्या यह एक जाल हो सकता है? हे, आप इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ताओ शानरेन ने मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। जब लिन फेग्युआन दानव दमन पर्वत से भाग निकली, तो उसकी आभा स्थिर थी। उसका शरीर और आत्मा स्पष्ट रूप से कमजोर हो गए थे। यदि नहीं, तो क्या मैं इसे जोखिम में डालने का साहस करूंगा? उसने लिन फेग्युआन की अस्थिरता को पहले ही नोटिस कर लिया था, और अब ऐसा लग रहा था कि उसने सही ढंग से दांव लगाया है। वह वास्तव में कमजोर थी, उसे एक आदर्श अवसर प्रदान कर रही थी। ताओ शानरेन पहले से ही एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे थे जहां लिन फेग्युआन अपने नाम पर भूमि जीत लेगा। ये यू के साथ अपनी पिछली बातचीत को याद करते हुए नी जिनमाओ को अपराधबोध महसूस हुआ और बड़बड़ाया, संप्रदाय नेता ताओ, क्या मैं एक विनम्र अनुरोध कर सकता हूँ? क्या हम ये यू को छोड़ सकते हैं? वह एक सभ्य व्यक्ति है। हमने पहले अच्छी बातचीत की थी। ताओ शानरेन तेजी से मुड़े और बोले, मूर्खतापूर्ण भावुकता। क्या तुम भूल गए हो कि तुम आज लगभग मर ही गए थे? महारानी ली रोवां की प्रचंड शक्ति से अपने बाल बाल बचने को याद करते हुए नी जिनमाओ कांप उठे। उस औरत की ताकत भयानक थी। एक कदम आगे बढ़ते हुए ताओ शानरेन ने उदासीनता से कहा, ये यू की खेती कम है, इसलिए वो कम उपयोग का है, लेकिन उसके 4 साथी असाधारण रूप से शक्तिशाली हैं। केवल ये यू को नियंत्रित करके हम उन चारों को अपने पक्ष में ला सकते हैं। उनकी मदद और लिन फेग्युआन की ताकत से हम किसी भी स्थान को जीत सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। याद रखें, हम राक्षसी कृषक हैं, हम शुद्ध भावनाओं में लिप्त नहीं होते हैं। ताओ शानरेन की हत्या के कमजोर इरादे को महसूस करते हुए नी जिनमाओ ने अपना सिर नीचे कर लिया और चुप हो गया।
संतुष्ट होकर ताओ शानरिन ने भौंकते हुए कहा, लू जिजी, मेरे संकेत पर कार्य करने के लिए तैयार हो जाओ। जब उनकी आत्माएं कमजोर होंगी तो हम हमला करेंगे। मैं उनके शरीर को जब्त कर लूंगा, इसलिए अपनी ताकत पर नियंत्रण रखें। समझ गया संप्रदाय नेता ताओ, ये राक्षसी मार्ग पर जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। हम असफल नहीं होंगे, लू जिजी ने झुकते हुए जवाब दिया। एक तिरस्कारपूर्ण लहर के साथ ताओ शानरिन प्रकाश की चमक में गायब हो गया। इस बीच नीचे ये यू लिन फेग्युआन का समर्थन कर रहा था, उसे चिंता में देख रहा था। क्या गलत? लिन फेग्युआन ने एक टेलीपैथिक संदेश के माध्यम से उत्तर दिया, उस सील को तोड़ने के 3000 वर्षों के बाद मेरा शरीर और आत्मा पतन के कगार पर हैं। मेरे पास अब लड़ने की ताकत नहीं है। आपको इसमें घसीटने के लिए मुझे खेद है। ये यू को ठंडक महसूस हुई। उसे लिन फेग्युआन की ताकत पर निर्भर रहने की उम्मीद थी, लेकिन अब ये पता चला कि वह मुश्किल से खुद को संभाल पा रही थी। और यहाँ वे झोक्सिन मंदिर में दुश्मनों से घिरे हुए थे और अधिक रक्त राक्षसों को अपने करीब देखकर ये यू को एहसास हुआ कि वह अब केवल खुद पर भरोसा कर सकता है। उसने बैरियर को तोड़ने और लिन फेग्युआन के साथ भागने के लिए यूनिवर्सल स्टार मैप का उपयोग करने का प्रयास करते हुए अपना हाथ उठाया, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद बाधा बरकरार रही। ये यू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब वो लिन फेग्युआन को वापस ले गया। उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत था। अपने आसपास के दृश्य पर विचार करते हुए अंतहीन रक्त राक्षसों का व्यवहार खरपतवार की तरह हो गया। उसे संदेह हुआ, यह एक भ्रम होना चाहिए था। उसने तुरंत अपनी भंडारण अंगूठी से भ्रम भंजक दर्पण को पुनः प्राप्त कर लिया, एक कलाकृति जिसे उसने स्वप्न लोक में पुरस्कार के रूप में प्राप्त किया था। यह अमर सम्राट क्षेत्र के नीचे किसी भी व्यक्ति द्वारा डाले गए भ्रम को तोड़ने में सक्षम था। जैसे ही उन्होंने इसे सक्रिय किया, उनके आसपास के रक्त राक्षस धुंधले और फीके होने लगे, जिससे सच्चाई सामने आ गई। सब कुछ वास्तव में एक भ्रम था। राहत की लहर महसूस करते हुए ये यू ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को दर्पण में प्रवाहित किया। दर्पण ने एक शानदार रोशनी उत्सर्जित की और रक्त राक्षस और बाधाएं उतारते ज्वार की तरह पीछे हट गए। तभी ये यू ने ताओ शानरिन को सीधे अपने सामने खड़ा देखा। उनकी आंखें मिली और दोनों में सदमा झलका। ये यू को उम्मीद नहीं थी कि ताओ शानरिन इतने करीब खड़े होंगे, जबकि ताओ शानरिन इस बात से और भी चकित थे कि ये यू इतनी आसानी से उनकी ग्रैंड इल्यूजन तकनीक को तोड़ सकता है। ब्रह्मभंजक दर्पण से तीव्र चमक देखकर ताओ शानरिन ने तुरंत इसे एक दुर्लभ और शक्तिशाली कलाकृति के रूप में पहचान लिया। इसे जब्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह इसे हथियाने के लिए आगे बढ़ा, केवल इसलिए कि ये यू उससे आसानी से बच सके। ताओ शानरिन ठिठक गए, चौंक गए। एक क्लेश पार करने वाला कृषक मात्र स्वर्ण कोर कृषक को हथियाने में कैसे विफल हो सकता है? उसे यह एहसास हुआ, ये यू बिल्कुल भी गोल्डन कोर स्टेज में नहीं था। वह अपनी असली शक्ति छिपा रहा था। ये जानते हुए कि वह ये यू को कम नहीं आंक सकता, ताओ शानरिन ने तुरंत ऊपर के अन्य राक्षसी नेताओं को एक संकेत भेजा, आक्रमण करना। फिर वह तेजी से पीछे हट गया और एक बार फिर लिन फेग्युआन की ओर अपना मायाजाल डाला। उसे केवल कुछ सेकंड के लिए उसे अपनी जगह पर रोके रखने की जरूरत थी। ये यू को नीचे गिराने के लिए पर्याप्त समय था। आखिरकार भले ही ये यू अपनी शक्ति छुपा रहा था, वह निश्चित रूप से क्लेश पारगमन चरण में नहीं हो सकता था। पीछे हटते हुए ताओ शानरिन ने लिन फेग्युआन को अस्थायी रूप से नियंत्रित करने की उम्मीद में अपना जादू तैयार किया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। ये यू ने संकोच नहीं किया, उसने बाइंडिंग सिगिल को सक्रिय कर दिया। सुनहरे पात्रों ने ताओ शानरिन को घेर लिया, जिससे क्षेत्र रोशन हो गया। उसने महसूस किया कि उसका शरीर अकड़ गया है, मानो उसे लकवा मार गया हो। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा स्थिर हो गई हो और संचार करने में असमर्थ हो गई हो। अगले ही पल अनगिनत तलवारों की आवाज हवा में गूंज उठी और ताओ शानरिन ने भयभीत होकर ऊपर देखा, जैसे अदृश्य तलवार की ऊर्जा उस पर एकत्रित हो गई थी। वह बचाव में अपना हाथ भी नहीं उठा सका। तलवारों ने उसे चीर डाला, जिससे उसका शरीर पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गया। ताओ शानरिन की मृत्यु के साथ उसका भ्रम फीका पड़ गया और लिन फेग्युआन ने जादू के प्रभाव को दूर कर दिया। हालांकि ऊपर का आसमान घने बादलों से काला हो गया और काली बिजली अचानक नीचे की ओर चमकने लगी, जहां ये यू और लिन फेग्युआन खड़े थे। जोक्सिन मंदिर के ऊपर लू जिजी, न्यू जिनमाओ और अन्य 6 राक्षसी कृषकों ने राक्षसी पथ की एक निश्चित तकनीक ग्रैंड एक्सटिंक्शन हेवनली थंडर को उजागर किया था। ये भयावह मंत्र कृषक की शारीरिक सुरक्षा को भेदने और सीधे उनकी आत्मा पर हमला करने, शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना उसे नष्ट करने के लिए बनाया गया था। शरीरों को जब्त करने या नियंत्रित करने में इसकी दक्षता के लिए इसे कुछ राक्षसी साधकों के बीच बेशकीमती माना जाता था। हालांकि इसकी दुर्भावना ने इसे वर्जित बना दिया था। जैसे ही आसमान में काले बादल छाए, लिन फेग्युआन ने तुरंत जादू को पहचान लिया और आश्चर्य की लहर महसूस की। 30,000 साल पहले की एक निश्चित तकनीक अभी भी उपयोग की जा रही है। चाहे कितना भी समय बीत जाए, लोगों का लालच और महत्वाकांक्षा कभी नहीं बदली। अपने चरम में लिन फेग्युआन एक ही बार से इस गड़गड़ाहट को खत्म कर सकती थी, लेकिन अब इससे बचना भी एक चुनौती थी। वह एक कड़वी मुस्कान में कामयाब रही। शायद अंत में वह अपना मिशन पूरा नहीं कर सकी। आह भरते हुए उसने ये यू की ओर देखा और धीरे से बोली, मेरा असली नाम लिन मियासु है। भुनी हुई बत्तख के लिए धन्यवाद। यदि आप वगौ तलवार का दिल चाहते हैं तो मेरे जाने के बाद इसे ले लें। मुझे दर्द से डर लगता है। ये यू की जिज्ञासा बढ़ी। अब वह ऐसा क्यों कह रही थी? लिन मियासु एक अधिक सुंदर नाम था, जो एक महिला के लिए अधिक उपयुक्त था। लेकिन क्या वह नाटकीय नहीं थी? काली बिजली खतरनाक लग रही थी, लेकिन क्या सचमुच ऐसा बोलना जरूरी था जैसे कि उसकी मृत्यु निकट थी? इसके अलावा वह इतनी आश्वस्त क्यों थी कि यदि वह एक आरोहण क्षेत्र की कृषक जीवित नहीं रह सकी, तो वह एक क्लेश पारगामी कृषक बेहतर प्रदर्शन करेगा? अगले ही पर जवाब आया। एक शब्द भी कहे बिना लिन मियासु आकाश में उठ गया और एक भयंकर तलवार की आभा प्रकट की, जो मीलों तक गूंज गई, जिससे हवा तलवारों की गूंज से भर गई।
उसकी शक्ति ने उसके चारों ओर की जगह को विकृत कर दिया, उसे काटने की तीव्रता से मोड़ दिया। अपने शरीर और आत्मा में दर्द को सहते हुए लिन मियासु ने अपनी तलवार उठाई और लू जिजी, न्यू जिनमाओ और अन्य 6 राक्षसी कृषकों पर हमला किया। उसकी लाल तलवार की ऊर्जा 1000 फुट लंबे ज्वलंत ड्रैगन में बदल गई, जिसने रात के आकाश को रोशन कर दिया। भीषण गर्मी इतनी अधिक थी कि दूर खड़े ये यू को भी इसकी तीव्रता महसूस हो रही थी। धधकते अजगर ने दहाड़ते हुए 6 राक्षसी कृषकों को तुरंत भस्म कर दिया। लिन मियासु ने बचने के बजाय अपनी बाहें चौड़ी कर दी, ऊपर से उस पर गिरी काली बिजली को गले लगा लिया। सब कुछ एक पल में हुआ, जिससे ये यू स्तब्ध रह गया। 6 राक्षसी संप्रदाय के नेता जलकर राख हो गए, जबकि लिन मियासु का शरीर आकाश से गिर गया। ये यू ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और उसकी स्थिति की जांच की। उसे आश्चर्य हुआ, उसके शरीर पर कोई शारीरिक चोट नहीं थी, केवल उसकी आत्मा जर्जर, खंडित और बिखरने की कगार पर थी। ग्रैंड एक्सटिंक्शन हेवनली थंडर का क्रूर प्रभाव, जिसने विशेष रूप से आत्मा को लक्षित किया था। चिंता से घबराते हुए ये यू को तात्कालिकता महसूस हुई। उसके लिए लिन मियासु उसका मौका था, उसका दुर्लभ अवसर। वो उसे मरने नहीं दे सकता था, खासकर तब जब उसने उसे घातक गड़गड़ाहट से बचाया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसकी आत्मा को स्थिर करने के लिए अपनी भंडारण अनुभूति से हर कीमती खजाना और गोली निकाल ली, जिनमें से अधिकांश महारानी ली रोवांग के उपहार थे। उसने पहले शायद ही इन वस्तुओं का उपयोग किया था, लेकिन अब वे अमूल्य थीं। खजाने और गोलियां लगाने के बाद लिन मियासु की आत्मा अंततः स्थिर हो गई, धीरे धीरे कम खंडित होती गई। ये सफलता सिर्फ दवा की शक्ति के कारण नहीं थी। लिन मियासु की जन्मजात ताकत ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। यदि यह कोई अन्य क्लेश पार करने वाला कृषक होता तो वे बहुत पहले ही मर गए होते। राहत की सांस के साथ ये यू लिन मियासु के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि जोक्सिन मंदिर के नेता ताओ शानरेन की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि अन्य खतरे सामने नहीं आएंगे। उसके ठीक होने में सहायता के लिए एकांत जगह ढूंढना अधिक सुरक्षित था। उसी समय ये यू को आसपास गर्मी का प्रकोप महसूस हुआ। ऊपर देखने पर उसने देखा कि लिन मियासु की लाल रंग की लंबी तलवार उनके सामने जमीन में धंसी हुई थी, जो अभी भी तीव्र गर्मी उत्सर्जित कर रही थी। तलवार के चारों ओर पृथ्वी उग्र लाल हो गई थी और तापमान नाटकीय रूप से बढ़ गया था। यदि उसने सुरक्षात्मक वस्त्र न पहना होता तो ये यू इसे सहन करने में असमर्थ होता। इस अजीब दृश्य ने तलवार की असाधारण प्रकृति को रेखांकित किया। ये यू तलवार वापस पाने के इरादे से पास आया। ये लिन मियासु का था और वह इसे पीछे नहीं छोड़ सकता था। लेकिन जैसे ही वह करीब आया, एक ज्वलंत ड्रैगन आत्मा दिखाई दी, जो तलवार से उस पर गरज रही थी। गर्मी तेज हो गई, जिससे उसकी आंखें खुली रखना मुश्किल हो गया। आश्चर्यचकित होकर ये यू को एहसास हुआ कि तलवार ने संभवतः अपनी स्वयं की एक आत्मा विकसित कर ली है। उसी क्षण उसके दाहिने हाथ में एक ठंडी अनुभूति फैल गई। उसने नीचे देखा और ब्रह्मभंजक दर्पण को फीकी चमक बिखेरते हुए देखा। यह एक उच्च श्रेणी की खगोलीय कलाकृति थी, जो लिन मियासु की तलवार से भी अधिक मजबूत थी। भ्रम तोड़ने वाले दर्पण को अपने सामने रखते हुए ये यू ने देखा कि ज्वलंत ड्रैगन की आत्मा कमजोर हो गई और धीरे धीरे फीकी पड़ गई। तापमान सामान्य हो गया, जिससे वह आसानी से लाल रंग की तलवार पर दावा कर सका। बिना किसी देरी के उन्होंने लिन मियासु के साथ जोक्सिन मंदिर छोड़ दिया। इस बीच किंग्युन संप्रदाय के मुख्य हॉल में महारानी ली रोवांग, राक्षसी गण जिजुई, बू लिंगफेई और यू सिमू एक पंक्ति में खड़े थे और दीवार पर मध्य महाद्वीप के मानचित्र को ध्यान से देख रहे थे। उनके पीछे लुओजी और अन्य पवित्र भूमि के नेता कृतज्ञता में झुक रहे थे। हम 4 दिव्य देवियों के बहुत आभारी हैं। आपके हस्तक्षेप के बिना हम शायद नष्ट हो गए होते, लुओजी ने कहा। उसके स्वर में ईमानदारी स्पष्ट थी। यहाँ तक कि शियाओयाओ पैलेस के गौरवान्वित नेताओं निंगरुयू और सीलिंग वैली के गांव झांजे ने भी अपने ऋण को पहचानते हुए अपना सिर थोड़ा झुका लिया। आखिरकार उनकी जान बच गई। हालांकि गेंजी जुई ने ठंडे स्वर में टोकते हुए कहा, यदि आप वास्तव में आभारी हैं तो यहाँ समय बर्बाद करने के बजाय मेरे पति ये यू को खोजें। पवित्र भूमि के नेता असहज दिखे। वे ऊंचे पदों के आदी थे, इस तरह से बात करने के आदी नहीं थे। लेकिन ये 4 महिलाएं सभी क्लेशों से पार पाने वाली कृषक थीं और उनका जीवन उनके प्रति समर्पित था। चाहे ये उन्हें कितना भी परेशान कर दे, उनके पास सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लुओजी ने उत्तर दिया, मैंने पहले ही शिष्यों को खोज के लिए भेज दिया है। हमें जल्द ही खबर मिलनी चाहिए। कृपया थोड़ी देर और हमारे साथ रहें। महारानी ली रोवांग ने दरवाजे की ओर बढ़ने से पहले मेज पर एक संचार पत्थर रखकर अपनी आस्तीन लहराए। अगर आपको मेरे पति की खबर मिले तो मुझे तुरंत सूचित करें। उसने आदेश दिया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि उसका बैठे बैठे इंतजार करने का कोई इरादा नहीं है। यून सिमू और बू लिंगफेई ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पीछा किया, जबकि गंजी जुई प्रकाश की एक लकीर में बदलने से पहले थोड़ी देर रुके और किंग्युन संप्रदाय को पीछे छोड़ दिया। उन सभी का एक ही उद्देश्य था, ये यू को ढूंढना। जहां तक 30,000 साल पहले के सबसे मजबूत राक्षसी कृषक लिन फेग्युआन के तथाकथित राक्षसी खतरे का सवाल है, तो उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। वे बस इतना जानते थे कि अगर ये यू को कुछ हुआ तो वे हद से ज्यादा तबाह हो जाएंगे। जोक्सिन मंदिर छोड़ने के बाद ये यू लिन मियाओजू को वापस पहाड़ी गुफा में ले गए, जहां उन्होंने पहले विश्राम किया था। वो उसकी आत्मा को और अधिक स्थिर करने में मदद करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना चाहता था, लेकिन वह ये देखकर चिंतित हो गया कि यद्यपि उसकी आत्मा विघटित होना बंद हो गई थी, लेकिन यह एक नाजुक चीनी मिट्टी के टुकड़े की तरह बारीक दरारों से भरी हुई थी। उसके द्वारा दिए गए सभी दिव्य खजानों और अमृतों के बावजूद ऐसा लगता था कि वे उसकी आत्मा को पूरी तरह से ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ये यू असमंजस में था, सोच रहा था कि शायद समय ही इन दरारों को ठीक कर देगा। जैसे ही वह विचार कर रहा था, लिन मियासु ने धीरे से अपनी आंखें खोली और धीरे से उसके चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया।
बड़े भाई, तुम बहुत सुंदर हो, उसने बच्चों जैसी आवाज में कहा। ये यू को शर्मिंदगी और भ्रम की लहर महसूस हुई। सुंदर, क्या यह महिलाओं के लिए शब्द नहीं है? लेकिन तब उन्हें बड़े मुद्दे का एहसास हुआ। लिन मियासु की आवाज इतनी युवा और मासूम क्यों थी? चिंतित होकर उसने तुरंत उसका मुखौटा हटा दिया, लेकिन नीचे उसका परिचित चेहरा देखकर उसे थोड़ा और सहज महसूस हुआ। लिन मियासु ने जमीन पर पड़े मास्क पर नजर डाली, अचानक भयभीत हो गए और उसकी आस्तीन से चिपक गए। बड़े भाई, वो मुखौटा, ये बहुत डरावना है, क्या आप इसे हटा सकते हैं? ये यू ने उसकी प्रतिक्रिया का परीक्षण करते हुए उसके चेहरे के सामने अपना हाथ लहराया। क्या आप गंभीर हैं? आपको सचमुच याद नहीं है कि मैं कौन हूँ? लिन मियासु ने हैरान आंखों से उसकी ओर देखा। मैं मजाक नहीं कर रहा बड़े भाई, मुझे लगता है कि मैं आपका नाम भूल गया, लेकिन आप बहुत परिचित लगते हैं। ये यू की चिंता और गहरी हो गई। क्या आपको कम से कम याद है कि आप कौन हैं? मैं लिन मियासु हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सी चीजें भूल गई हूँ। ये सब अस्पष्ट है और मैं वास्तव में थका हुआ और परेशान हूँ। क्या मैं थोड़ा सो सकता हूँ? इसके साथ ही वो उसके कंधे पर झुक गई और सो गई। फिर भी उसने उसकी आस्तीन कसकर पकड़ रखी थी। ये यू की चिंता बढ़ती जा रही थी। वो इस तरह अपनी याददाश्त कैसे खो सकती थी? अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उसकी स्थिति की जांच करते हुए उन्होंने देखा कि उसकी आत्मा में दरारें और अधिक बढ़ गई थीं। ये स्मृति हानि उसकी क्षतिग्रस्त आत्मा से जुड़ी होनी चाहिए। वह अब और अधिक नहीं बैठ सकता था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी आत्मा पूरी तरह टूट सकती है। उसे मदद की जरूरत थी और केवल एक ही व्यक्ति उसके दिमाग में आया, उसका मालिक होंग लुवान। हालांकि वह अक्सर अविश्वसनीय थी, वह एक सच्ची असेंशन क्षेत्र की कृषक थी और यदि कोई मदद कर सकता है तो वह होगी। अपना मन बना लेने के बाद ये यू ने जमीन से मुखौटा निकाला और उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। फिर लिन मियासु को वो काला वस्त्र पहनाया जो न्यू जिनमाओ ने उसे उपहार में दिया था। इस तरह अगर उनका किसी से सामना होता तो वो कम पहचानी जा पाती। आधे घंटे बाद वे वुजी पीक पर पहुंचे। वहां उसने अपने मालिक होंग लुवान को गहरी नींद में सोते हुए पाया। उसके हाथ में अभी भी शराब का जार था। उसकी अस्त व्यस्त अवस्था में भी उसकी सुंदरता में एक आलसी आकर्षण झलक रहा था। सामान्य परिस्थितियों में वह उसे परेशान करने में अनिच्छुक होता, लेकिन यह अत्यावश्यक था। वह उसका नाम पुकारने लगा, उसे जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। विकल्पों में से उसने अपनी अंतिम रणनीति का सहारा लिया। 1000 स्पिरिट स्टोन्स, इस पर शर्त लगाओ। शर्त शब्द पर होंग लुवान तुरंत उठ बैठी। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। लेकिन जब उसने स्पिरिट स्टोन के ढेर के बजाय ये यू को देखा तो उसका चेहरा तुरंत उतर गया। विद्रोही शिष्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गुरु को इस तरह धोखा देने की? बस मेरे सो जाने तक प्रतीक्षा करो और मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वो फिर से सोने ही वाली थी कि तभी ये यू ने जल्दी से अपने स्टोरेज रिंग से 1000 से अधिक उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर निकाले और उसके सामने रख दिए। मास्टर, मुझे वास्तव में आपकी मदद की जरूरत है। इसे एक छोटा सा उपहार समझें। कृपया शांत हो जाएं और मेरी मदद करें। चमचमाते स्पिरिट स्टोन्स को देखकर होंग लुवान की आंखें चमक उठीं। अपनी उंगलियों के झटके से उसने उन सभी को इकट्ठा किया और एक खिलखिलाती मुस्कान के साथ ये यू की ओर देखा। जिस दिन से तुम मेरे शिष्य बने उसी दिन से मुझे पता था कि तुम एक दुर्लभ प्रतिभा हो। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है और मैं इसे सुलझा दूंगा। स्पिरिट स्टोन्स के प्रति उसके जबरदस्त प्रेम को देखकर ये यू अपने आप को थोड़ा कांपने से नहीं रोक सका, लेकिन वह टिप्पणी करने से पीछे हट गया। इसके बजाय उसने धीरे से बेहोश लिन मियासु को उसके सामने रख दिया। मास्टर, ये मेरी एक दोस्त है। उसकी आत्मा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। क्या आप कृपया उसकी मदद कर सकते हैं? उन्होंने लिन फिग्युआन के रूप में लिन मियासु की असली पहचान उजागर नहीं करने का फैसला किया। उन्हें डर था कि इससे घबराहट हो सकती है और होंग लुवान को इलाज से इनकार करना पड़ सकता है। होंग लुवान संदिग्ध नहीं लगा। उसने अपनी आध्यात्मिक समझ से लिन मियासु को देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। दुनिया में उसके साथ क्या हुआ? उसकी आत्मा भयानक स्थिति में है। हमें आपकी वरिष्ठ बहन की मदद की आवश्यकता होगी। उसे इसे ठीक करने का कोई तरीका होना चाहिए। ये यू आश्चर्यचकित था। वरिष्ठ बहन तो अबाक हुए, वह आत्माओं को ठीक करने में सक्षम है। होंग लुवान ने सिर हिलाया। वह आत्मा कला में माहिर है। अगर कोई मदद कर सकता है तो वह है। फिर उसने पहाड़ से नीचे उतरने के लिए जोर से आवाज लगाई। लिटिल यू, द सेंटिमेंटल स्वॉर्ड इमोर्टल का नवीनतम संस्करण अभी जारी हुआ, जल्दी आओ। 2 सेकंड से भी कम समय में तोबा किए पर्वत शिखर पर रोमांचित दिख रही थी। कहाँ, किताब कहाँ है? भावहीन अभिव्यक्ति के साथ होंग लुवान ने कहा, मुझसे गलती हुई। कोई नया संस्करण नहीं, लेकिन जब से आप यहाँ हैं आपके कनिष्ठ भाई को एक दोस्त की मदद की जरूरत है। क्या आप उसे बचा सकते हैं? ये यू चिंतित हो गया, शर्मिंदगी की कराह दबाते हुए। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिन मियासु को एक दोस्त के रूप में पेश किया था, फिर भी उनके गुरु ने इसे पूरी तरह से किसी और चीज में बदल दिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, लेकिन उसने इसे जाने दिया। वह उसके सन की तरीकों का आदी हो गया था। अब प्राथमिकता लिन मियासु को बचाना था। गंभीरता से सिर हिलाते हुए उसने तोबा किए को प्रणाम किया। वरिष्ठ बहन, कृपया यदि आप मदद कर सके तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। तोबा कियू ने निराशा का बहाना करते हुए आह भरी। मास्टर, यह 137वीं बार है जब आपने मुझे धोखा दिया है। ये वास्तव में बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि जूनियर भाई ने पूछा है तो निश्चित रूप से मैं मदद करूंगा। वो लिन मियासु के पास घुटनों के बल बैठ गई और धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली। लेकिन जैसे ही उसने उसकी जांच की, उसका आकस्मिक व्यवहार गंभीर हो गया। उसकी भौहें एकाग्रता से सिकुड़ गईं। ये काफी जटिल है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन इसे ठीक करना असंभव नहीं है। जूनियर भाई, मुझे अपना हाथ दो। ये यू झिझके लेकिन अपना दाहिना हाथ बढ़ाया।
तोबा क्यू ने अपनी उंगलियों को आपस में फंसाते हुए इसे मजबूती से पकड़ लिया। परिचित अनुभूति अजीब लगी और वह पूछने से खुद को नहीं रोक सका, बड़ी बहन यह क्या है? शश, मैं किसी को बचा रही हूँ, उसने आंखें बंद करते हुए संक्षिप्त उत्तर दिया। उसका बायां हाथ ये यू से जुड़ा हुआ था, जबकि उसका दाहिना हाथ लिन मियासू की नाड़ी पर था। कुछ ही क्षणों में लिन मियासू की आत्मा उसके शरीर से अलग होने लगी, हवा में मंडरा रही थी, जबकि उससे एक गर्म रोशनी निकली जो धीरे धीरे उसकी आत्मा के फ्रैक्चर की मरम्मत कर रही थी। ये देखकर चकित होकर देखता रहा, हालांकि लगातार हाथ पकड़ने से वो कुछ हद तक असहज हो गया। वो इस भावना को हिला नहीं सका कि उसकी वरिष्ठ बहन शायद स्वतंत्रता ले रही थी। क्या इसके लिए हाथ थामना सचमुच जरूरी था? और उसे अपनी पकड़ बार बार क्यों हिलानी पड़ी, जैसे कि वह इसका आनंद ले रही हो? इसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या ये वास्तविक उपचार था या एक चंचल चाल।